हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल चाल है आपके दोस्तों? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रैपिड बेसिस पर हमें अपने चैप्टर्स को कवर कैसे करना है, क्या क्या कंटेंट हमें पूरा करना है, उसके लिए ये है आपके पहले चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी का वन शॉट रिवीजन। मैंने सारे के सारे सैलरी के जो कंसेप्ट है इसमें कवर करे हैं, साथ ही इसमें आपके प्रैक्टिसेस की क्वेश्चंस का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा है। और ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो प्लीज कवर करिए अपने इस चैप्टर को। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर रेज होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वंस अगेन, ऑल द बेस्ट। तो चलिए दोस्तों, पहले हेड की शुरुआत करते हैं और इनकम फ्रॉम सैलरी जैसे कि सबसे पहला हेड है हमारा। ये हमारा सेक्शन 15, 16 और 17 तीन सेक्शंस के अंदर हमारे इनकम टैक्स एक्ट के वाइंड अप होता है। ओके, टॉपिक बड़ा है, काफी सारे प्रोविजन इसके अंदर है, बट सेक्शन इसके तीन ही कवर होते हैं। तो सबसे पहले उन सेक्शंस की बात कर लेते हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें यूजुअली देखा जाए तो 15, 16, 17। जब मैं सेक्शन 15 की बात करता हूं तो ये बेसिकली एक चार्जिंग सेक्शन है जो हमारी कंट्री के लॉ को, गवर्नमेंट को राइट देता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से कोई इनकम जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, इमोल्यूमेंट जनरेट करता है, तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। ओके, इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि सैलरी किसी को ड्यू या रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर रिसीव हो तो वो टैक्सेबल मानी जाएगी। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि मान लीजिए अप्रैल का मंथ है, अप्रैल के मंथ में एक इंसान ने काम करा, उसने अपनी इनकम जनरेट करी, लेकिन उसको वो भी नहीं मिली, वो उसको अगले महीने या 2-3 महीने बाद किसी लैग की वजह से मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी टैक्सेबिलिटी बाद में तय होगी। अगर सैलरी ड्यू हो चुकी है और भले रिसीव ना हुई हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी मानी जाएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आने वाले मंथ्स की सैलरी को एडवांस में ले लिया जाए, एडवांस सैलरी ले ली जाए, तो क्योंकि भले ही काम नहीं करा अभी, लेकिन जिस मंथ में उसको रिसीव कर लिया गया है उसी मंथ के हिसाब से उसकी टैक्सेबिलिटी बनेगी। ये बड़ा सिंपल सा लॉ सेक्शन 15 का हमें कहता है। और इसमें जो मेन चीज है वो ये भी है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये सैलरी जो है, ये इनकम जो है वो सैलरी है। जहां कहीं पर भी इंप्लॉयर और इंप्लॉय की एक रिलेशनशिप क्रिएट हो, दैट विल कम्स अंडर द हेड ऑफ सैलरी। ओके, ये सेक्शन 15 बड़ा सिंपल सा। सेक्शन 16 में बेसिकली कुछ डिडक्शंस हैं जो एक असेसी को, एक एम्प्लॉय को परमिटेड होती हैं अपनी सैलरी से घटाने के लिए। इसमें तीन डिडक्शंस आती हैं: स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन। ये अभी हम आगे रिस्पेक्टिवली पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 17 में बेसिकली अगर हम देखें तो पर्क्स की, ठीक है, बेसिकली अगर सैलरी की बात करें तो दो मेन चीजें होती हैं जो सैलरी के अंदर आती हैं। मतलब होती बहुत है, दो में बहुत ज्यादा जो एक लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। एक है अलाउंसेस और एक है पर्क्स, प्रिक्विजिट्स। तो प्रिक्विजिट्स का सारा जो प्रोविजन है वो बेसिकली हम आपका सेक्शन 17 में पढ़ेंगे। इसके अलावा क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत सारी एग्जम्पशंस पढ़ने वाले हैं, एक वो हिस्सा जिस पर टैक्स नहीं लगता, एक वो कैलकुलेटेड पार्ट जिसको टैक्सेबिलिटी के दायरे से बाहर रखा जाएगा, तो वो सारा का सारा जो है वो सेक्शन 10 का प्रोविजन होता है। सेक्शन 10 इनकम टैक्स एक्ट का, जैसा कि हम जानते हैं, एग्जेम्प्टेड इनकम का है, तो उसके कई सारे प्रोविजन यहां पर अप्लाई होंगे। राइट, क्लियर? तो बेसिकली ये ले देकर पूरा का पूरा सैलरी का सेक्शन है। टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी, आइए मैं पहले एक बार आपको थोड़ा पैटर्न बता दूं, किस तरीके से पैटर्न बनता है सैलरी की कंप्यूटेशन का, और उसके बाद फिर हम अपने जो लिस्ट है अलाउंसेस की, पर्क्स की, उस पर जाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सॉल्व होता है आपका। यहां पर आपका पर्टिकुलर्स आ गए, यहां पर आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका एसएससी ईयर, असेसमेंट ईयर, ऊपर की लिस्ट आ गई। शुरुआत क्या है कि सबसे पहले तो बेसिकली जो बेसिक पे है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उसका अगर कुछ कमीशन वगैरह उसको मिलता है वो यहाँ पर आ जाएगा, बोनस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये वो पार्ट है जिनके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, बेसिक पे, कमीशन, बोनस। इसके अलावा नेक्स्ट जो कैटेगरी होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है अलाउंसेस की। अलाउंसेस एक तरह से कैश बेनिफिट्स हो गए कि भाई खर्चा किसका है, एम्प्लॉय का है, उठा किसने लिया, एम्प्लॉयर ने उठा लिया कि भाई ये लो पैसे और अपना एक्सपेंस वगैरह देख लेना। इसमें एचआरए हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो इनकी टैक्सेबिलिटी आती है, इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आ जाती है पर्क्स। जैसे अलाउंसेस कैश बेनिफिट्स है एक तरह से,
पर्क्स होती है एसेट बेनिफिट या रिम्बर्समेंट, कि एसेट ही यूज करने के लिए दे दी भाई, एचआरए ना देकर घर ही दे दिया रहने के लिए, कन्वेंस अलाउंस ना देकर गाड़ी ही दे दी यूज करने के लिए, तो उन सबको पर्क्स बोला जाता है और इनके एक स्पेसिफिक रूल्स है कंप्यूटेशन के, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, हमारे कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस बेसिस पर भी बनेंगे कि रिस्पेक्टिव ईयर में एम्प्लॉय आपका रिटायर हो जाए तो क्या होगा, क्लियर। तो उसमें ग्रेचुटी की, पेंशन की, लीव सैलरी की जो कंप्यूटेशन है वो भी हमारे सामने आएगी, और बाकी अदर प्रोविजंस जो भी होंगे, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाती है। ओके, ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पर डिडक्शंस देते हैं। डिडक्शन जैसा कि मैंने भी आपको बताया सेक्शन 16 की, इसमें 3 डिडक्शन आ गई, मेनली 2 तो आते ही आती हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की, अगर क्वेश्चन अच्छा है तो। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्वेश्चन है, जो यूजुअली बहुत कम आता है क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बहुत सारी इनकम एग्जेम्प्ट हो जाती है, बट अगर आता है तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन भी आती है, 3 आती है, ये यहाँ पर आएगी। और उसके बाद जो अमाउंट आता है दैट इज आर नेट सैलरी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की। तो सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों, आइए उसको शुरू करें। टैक्सेबिलिटी की मैं बात करता हूं, अलाउंसेस की। अलाउंसेस को किस बिहाफ पर टैक्सेबल किया जाता है? देखो, अलाउंसेस को यूजुअली दोस्तों हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 4 पार्ट्स मतलब मैंने क्रिएट करे हुए अलग से कैटेगरी वाइज। अगर हम लिस्ट देखें लॉस की तो अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग एरियाज में डिवाइड कर सकती है बुक, लेकिन आसानी से समझने के लिए मैंने इनके 4 पार्ट बनाए हुए हैं। सबसे पहले अलाउंसेस है जो बेसिकली फुल्ली टैक्सेबल है, जो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब जितना मिला उतना सारा का सारा अमाउंट सैलरी में ऐड हो जाएगा एज एन टैक्सेबल अलाउंस। इसमें मैं कुछ लिस्ट आपको बता देता हूं, जैसे मेडिकल अलाउंस की मैं बात करता हूं, इसके अलावा सिटी कंपनसेशन अलाउंस, इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंस, हालांकि ये काफी हद तक अब बंद हो गया है, इसके अलावा फूड या लंच या मील अलाउंस या नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इस तरह के ये सारे के सारे अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल कैटेगरी में आते हैं। आगे इसकी लिस्ट आपको मिलेगी। इसके अलावा कुछ ऐसे अलाउंस जो फुली टैक्सेबल, सॉरी माफ कीजिएगा, फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं, उनके किसी भी पार्ट पर टैक्स नहीं लगता, फुली एग्जेम्प्टेड। अब इनका कुछ एग्जाम्पल नहीं है फुली एग्जेम्प्टेड का। दरअसल जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, राइट, साथ ही ऐसे लोग, ऐसे एम्प्लॉयज जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या फिर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो इंडिया से बाहर सर्व कर रहे हैं फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग, ओके, इन सभी को मिलने वाले जो अलाउंसेस हैं वो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इनका कोई एग्जाम्पल नहीं है, ये केस बनेगा कि एम्प्लॉय कौन है, किसको मिल रहे हैं, और वो सारे के सारे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तीसरा जो केस हमारे सामने आता है वो है दोस्तों पार्टली, सॉरी, वो है आपका एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, राइट, एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये बेसिकली ऑफिशियल अलाउंसेस होते हैं। भाई मालिक ने बोला था, एम्प्लॉयर ने बोला था कि भाई आपको एक विजिट पर जाना पड़ेगा कंपनी की तरफ से, उसके लिए हम आपको मान लीजिए डेली अलाउंस देते हैं, या आपको कुछ नया कोर्स सीखना पड़ेगा, कंपनी की टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, कुछ जो भी है मतलब काम करने का तरीका, उसके लिए कुछ एकेडमिकली आपको एड ऑन करना पड़ेगा अपनी स्किल्स में, उसके लिए हम आपको एकेडमिक अलाउंस देते हैं और जाके सीखिएगा। अब अलाउंस मेरा मान लीजिए 5,000 रुपए का, ओके, एम्प्लॉय ने खर्च करा 3,000 रुपए और 2,000 रुपए उसकी जेब में चला गया, तो जो उसकी जेब में गया है एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, 3,000 का खर्च कर दिया इनकर्ड, वो एग्जेम्प्ट हो गया, और 2,000 रुपए जो उसकी जेब में गया वो टैक्सेबल होगा। अगर 5 का 5,000 कर देता तो कुछ टैक्स नहीं लगता, 5,000 मिला था, एक्चुअल खर्चा 6,000 का हुआ, तो उसका मतलब ये नहीं कि माइनस में 1,000 लिखेंगे, वो जीरो हो माना जाएगा, उसको जीरो ही ट्रीट करेंगे। ओके, वो बात अलग है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई बताएगा थोड़ी कि मेरा इतना एक्सपेंडिचर एक्चुअल में हुआ, जो होता है वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है इन एक्चुअल लाइफ। ओके, इसमें 6 अलाउंसेस हमारे आते हैं, उसकी लिस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट, जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है अलाउंसेस में, सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन होती है, दैट इज पार्टली टैक्सेबल and partly exempted, partly taxable and partly exempted। एक हिस्से पर टैक्स लग जाएगा, एक हिस्से पर हम एक हिस्से को माफ कर देंगे। वो एग्जम्पशन वाला जो पार्ट है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हर अलाउंस की अपनी एक स्पेसिफिक कैलकुलेशन है,
और उसके हिसाब से हमें चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम इसी की तरफ नजर डालेंगे क्योंकि यही कैलकुलेटिव पार्ट है। इसमें दोस्तों सबसे पहला अलाउंस, जो इंपॉर्टेंट अलाउंस हमारे सामने आता है, वो है हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस आप जानते हैं, बेसिकली एम्प्लॉय है, एक अपने रेंटेड अकोमोडेशन में रहता है, उसको अमाउंट पे करना पड़ता है, मालिक कहता है जी आपके घर का किराया सैलरी के पार्ट में हम जोड़ कर देंगे। ओके अब सैलरी के हिस्से में HRA को जोड़ कर दिया, उसमें से कितना HRA एम्प्लॉय की जेब में टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्टेड होगा, उसकी बहुत सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है। आइए मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने लिखा हुआ है यहां पे। इसमें जो टैक्सेबल HRA है वो कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज एक्चुअल रिसीव्ड, मार्केट से एक्चुअल में कितना मिला, माइनस एग्जेम्प्टेड, कितना हमारे लॉ के हिसाब से एग्जेम्प्ट हो गया। अब जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन होगा, जो एग्जेम्पशन है वो क्या होगी, एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, तीन चीजों की दोस्तों आप कंप्यूटेशन करेंगे, तीन चीजों की आप कंप्यूटेशन करेंगे, इन तीनों में से जो लोअर आएगा वो यहां पर पुट हो जाएगा, और माइनस होने के बाद टैक्सेबल HRA का जो पोर्शन है, जो अमाउंट है, वो आपके सामने होगा। ये क्या है, एक तो खुद यही अमाउंट आ जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड। दूसरा रेंट पेड, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, राइट। रेंट पेड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, उसका 10% निकालकर आप इसमें से माइनस करेंगे, बी पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। एंड द सी इज व्हाट, 40% ऑफ सैलरी, इट इज 40% ऑफ सैलरी, राइट। इन तीनों को कैलकुलेट करें, मिनिमम वैल्यू को यहां पर पुट करें, एक्चुअल रिसीव्ड से माइनस करके टैक्सेबल HRA आएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सर ये जो सैलरी आप लिख रहे हैं इसका मतलब क्या है, सैलरी इस पूरे चैप्टर में अलग अलग जगह पर कंप्यूटेशन में यूज होगी, और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अलग अलग कंपोनेंट्स जो है केस के हिसाब से पुट करेंगे। ओके, HRA में जब आपसे कोई कहे कि सैलरी, तो सैलरी का मतलब होता है तीन कंपोनेंट जिनको जोड़ा जाएगा। सबसे पहला है बेसिक पे, जो भी मैंने आपको टेबल में भी लिखाया था, प्लस DA, DA इज डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो मिलता है, और वो भी एज पर टर्म या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। DA का एक पोर्शन जो है रिटायरमेंट बेनिफिट की, जो हमारी अलग अलग ग्रेचुइटी वगैरह होती है उनकी कंप्यूटेशन के लिए एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो माना जाता है कि इतना ही परसेंट हम DA का मानेंगे, तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, और सिर्फ वो परसेंटेज लेनी है। अगर वो पोर्शन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि 40% 50% कितना है, तो ये आपके ऊपर है, आप पूरे के पूरे DA को फॉर्म्स पार्ट मान सकते हो या फिर नहीं भी मान सकते। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन में नोट जरूर छोड़िए कि आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, परसेंटेज कमीशन ऑन सेल, याद रखिएगा, सेल करवा रहा है और सेल के ऊपर इसको जो कमीशन है वो रिसीव हो रहा है, और कमीशन रिसीव हो रहा है सिर्फ परसेंटेज बेसिस पर, याद रखिएगा। अगर फिक्स कमीशन मिल रहा है तो वो यहां पर नहीं आएगा। तो ये तीन चीजें दोस्तों जोड़कर HRA की सैलरी को तैयार करती हैं। ये केस पूरा का पूरा क्लियर हो गया। यही चीज हमने यहाँ पे नोट्स में आपको दे रखी है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इस तरफ देखिएगा पहले आप, बेसिकली एक्चुअल HRA, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट सैलरी, और या फिर 40% ऑफ सैलरी। इसमें तो जो दो चीजें आपको याद रखनी है वो क्या है, अगर प्लेस ऑफ स्टे याद रखिएगा, कलकत्ता, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या मुंबई, ये चार महानगर रहेंगे, तो आपको 40% की जगह कैलकुलेशन में सिर्फ 50% लिखना है, अदरवाइज आप हर जगह 40% ही लेंगे। मतलब कंप्यूटेशन एग्जैक्टली यही रहेगी, यही पैटर्न रहेगा कैलकुलेशन का। बस ये जो 40% ऑफ सैलरी निकाल रहे हैं, यहां पर 50% निकालेंगे इन केस ऑफ चार हमारे जो मेन मेट्रो सिटीज है, हालांकि मेट्रो सिटीज तो बहुत हो गई हैं, बट कंप्यूटेशन में तीन ही है, दैट इज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। ओके ओके दोस्तों, क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे, हाँ ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट जुड़ेंगे। इसमें दोस्तों जो एक स्पेशल पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं वो ये कि अगर मान लीजिए एम्प्लॉय अपने ही घर में रहता है
या कि अपने घर में रहता है या पेरेंट्स के घर में रहता है या किसी को भी रेंट पे नहीं करता, अगर किसी को भी रेंट पे नहीं करता तो उस कंडीशन में उसका पूरा का पूरा एचआरए टैक्सेबल होगा। और लॉजिक भी है, जो आपने ऊपर टेबल बनाई है वो आपने बनाई है क्या, ये वाली 3 एग्जम्पशन। अगर रेंट पे नहीं कर रहा तो यहां पे जीरो आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो गया। ये जीरो हो गया तो यहां पर भी जीरो पुट होगा, तो जो भी एक्चुअल रिसीव्ड एचआरए होगा वो ऑटोमेटिकली फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो मतलब कहने का फिर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन में ये बता दिया गया है कि भाई वो रेंट पे नहीं कर रहा तो टोटल एचआरए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो यहां पर कैलकुलेट हो रहा है, वो नजर आ रहा है, वो ये, इफ देयर इज एनी चेंज इन द 4 पर्टिकुलर्स, चाहे वो प्लेस ऑफ रेजिडेंट हो, एचआरए हो, रेंट हो, रिटायरमेंट बेनिफिट, सैलरी हो, मतलब बेसिक पे, डीए वगैरह, तो जो कैलकुलेशन है वो आपका मंथ वाइज हुआ करेगी, मंथ वाइज हुआ करेगी। मतलब आइए ध्यान दें, मैं इसको एलैबोरेट करता हूं। दैट्स द ओनली केस जो एचआरए में ध्यान रखना होता है। मैंने दोस्तों आपको जैसे ये बताया कि आपका एच टैक्सेबल एचआरए इस तरीके से निकलेगा। तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एचआरए पर मंथ दे रखा होगा, पर मंथ का इतना एचआरए मिलता है। उसका जो एक्चुअल, उसका जो रेंट है वो दे रखा होगा कि पर मंथ इतना रेंट उसको मिलता है। उसके बेसिक पे, डीए सब पर मंथ के हिसाब से दे रखे होंगे। ओके, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन में? सर हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम सबको इंटू 12 करके कैलकुलेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा हुआ कि यहां पर सारी कंप्यूटेशन उसकी ठीक है, ये 1 अप्रैल हो गया और ये हमारा 31 मार्च, उसको एचआरए मिलता था, एचआरए मिलता था 10,000 रुपए, कितना, 10,000 रुपीज। और 1 अक्टूबर को या 1 सितंबर को कंपनी ने उसका एचआरए बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया। ओके, आप अभी तक की कंप्यूटेशन कैसे कर रहे थे? सर हम सिंपली इंटू 12 के हिसाब से कंप्यूटेशन कर रहे थे और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन बस अब आपको कंप्यूटेशन 2 अलग अलग पार्ट्स में करनी है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक, सर ये हमारे कितने महीने हो गए? अप्रैल से लेकर अगस्त तक सर 5 महीने हो गए, 5 महीने, 5 मंथ्स हो गए। और फिर सितंबर से लेकर मार्च तक ये हमारे 7 महीने हो गए, 7 मंथ्स हो गए। आप यहां पर जो वो कंप्यूटेशन करेंगे एबीसी, वो हर एक की इंटू 5 के हिसाब से करेंगे, जो उसमें कंपोनेंट, एक्चुअल रेंट आप 5 महीने का लेंगे, एचआरए 5 महीने का लेंगे, इस तरीके से करेंगे और उसमें से लोअर वाले को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी कोई आएगा। फिर सेम ऐसी कैलकुलेशन आप इधर करेंगे, यहां पर आप सारी की सारी कैलकुलेशन इंटू 7 करके करेंगे और इनमें से जो लोअर आएगा उसको कंसिडर करेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला, और फिर इन दोनों अमाउंट को जोड़कर एक्चुअल रिसीव्ड से माइनस करा जाएगा, तब हमारा जो टैक्सेबल एचआरए है वो निकलेगा। आप ये कहेंगे सर एक ही साथ क्यों नहीं कर सकते कि हम यहां पर ही इंटू 5 प्लस इंटू 7 वाला अमाउंट एक साथ ही कंबाइंड क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं होता, ऐसे कंप्यूटेशन में वेरिएशन आती है। एंड यस ऑब्वियसली अगर हम ध्यान दें इसमें, इन रियल लाइफ जब एम्प्लॉयज की जो सैलरीज बनाई जाती है दोस्तों, उसमें एचआरए की कंप्यूटेशन मंथ वाइज ही होती है। जब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर की बात करूं तो एचआरए की कंप्यूटेशन हमेशा मंथ वाइज ही होती है इन रियल लाइफ। हर महीने का एचआरए प्रॉपर्ली कैलकुलेट होता है, तो ये भी इसका एक रीजन है। बाकी अदरवाइज एचआरए बहुत सिंपल है, ये सिंपल सा रूल हमें याद रखना है। अगर कंपोनेंट में कोई भी चेंज आता है तो कंप्यूटेशन हम मंथ वाइज करेंगे, ना कि कंबाइंड करके हम एक ही बारी में कैलकुलेशन करेंगे। ओके, और एचआरए ही पूरे अलाउंसेस में ओनली फैक्टर है, एक ओनली टर्म है जो हमें कंप्यूटेशन के टाइम पर देखनी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी सारे अलाउंसेस जो मिले बहुत सिंपल। अगर हम देखें सबसे पहले यहां पे हमारे सामने आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, बच्चों को पढ़ाने के लिए। ओके, तो मार्केट करो सॉरी, एम्प्लॉयर से जो भी कुछ मिला, ठीक है, मिला, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। ओके, तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोस्तों याद रखिएगा आपका एग्जेम्प्टेड होता है अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। ये अप टू वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, और इसमें ये एग्जम्पशन आपकी सिर्फ 2 बच्चों तक मिलती है, 2 चिल्ड्रन तक मिलती है। बच्चे पढ़े ना पढ़े उससे कोई, बच्चे हैं पढ़े ना पढ़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जम्पशन फिर भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उनके बच्चे नहीं है, लेकिन
चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है कंपनी की तरफ से, बच्चे नहीं फिर भी मिलता है कि रखो चलो, उस केस में पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि बच्चे नहीं है तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। एक बच्चा है तो एक बच्चे की एग्जम्पशन मिलेगी, दो बच्चे हैं तो दो बच्चे की एग्जम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए बच्चे हैं, मिलता है अलाउंस, और बच्चे पढ़ते नहीं है, भी स्कूल नहीं जाते, तब भी एग्जम्पशन दी जाएगी। बच्चे हैं, पढ़े ना पढ़े, एग्जम्पशन मिलेगी। और ये अमाउंट एग्जैक्टली अमाउंट डिडक्शन के रूप में, एग्जम्पशन के रूप में 300 रुपए हो जाता है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में, पर मंथ पर चाइल्ड, दो बच्चे। एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको, इसका क्वेश्चन कराता हूं कि मान लीजिए रुपीज 1800 दो बच्चों के लिए, आप दो बच्चे नहीं तीन बच्चों के लिए अलाउंस मिलता है मिस्टर एक्स को पर एनम के हिसाब से। ओके, पर एनम के हिसाब से। तो मैं जब हॉस्टल अपनी क्लासेस में, मेन क्लासेस में भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस सॉल्व करवाता हूं, तो उसका सबसे सिंपल तरीका कि आप जो एक तरह से लैंग्वेज वगैरह लिखी हो वैसे मत जाओ, बड़ा सिंपल सा तरीका है, 1800 को जो भी अलाउंस मिला है ना पहले, अगर ये पर मंथ होता तो इंटू 12 कर लो या बाद में कर लेना, यहां तो पर एनम दे रखा, मैंने 1800 लिख दिया। इनको तीन बच्चों में प्रॉपरली डिवाइड कर लो। सर इसका 600 आ गया, इसका 600 आ गया, इसका 600 आ गया, है ना, क्लियर। उसके बाद पहले बच्चा 100 रुपए पर मंथ है, 100 इंटू 12 कितना हो गया सर, 1200 हो गया। दूसरे बच्चे का कितना, 1200 हो गया। तीसरे बच्चे पे एग्जम्पशन नहीं मिलती, ठीक है। अब ये आ रहा है माइनस में, तो माइनस नहीं लिखना है, ये आ रहा माइनस में, माइनस नहीं लिखना है। ऐसा मत कर देना कि सर इसके 600 रुपए बच रहे हैं तो आगे वाले पे शिफ्ट कर दो, ना 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 ना। अप टू का मतलब यही है, अप टू का मतलब यही है कि आपको जीरो कर देना है। और रही बात आखिरी में, ये 600 रुपए जो है ये टैक्सेबल हो जाएंगे थर्ड बच्चे के। अप टू 2 चिल्ड्रन का मतलब ही यही निकल के आता है। तो सिंपली अलाउंस को नंबर ऑफ चिल्ड्रन में डिवाइड करो, लिमिट पुट करो जो उसकी है 1200, नेगेटिव में आ रहा है तो जीरो। अगर मान लीजिए 1600 होता, 4800 का होता, तो ठीक है, यहाँ 400 बचा, यहाँ पे 400 बचा, और ये पूरा 1600 हो जाता। इन सबको जोड़ देंगे, दैट विल बी द टैक्सेबल चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। एग्जैक्टली सेम कंप्यूटेशन आप हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस में करेंगे, वो 300 रुपए से होगी, दैट्स इट, ठीक है। इसके अलावा आउट स्टेशन अलाउंस मिलता है। दोस्तों आउट स्टेशन अलाउंस की जब मैं बात करता हूं, इसको डेली अलाउंस भी कह सकते हैं। सर ऐसे कैसे, बिल्कुल कह सकते हैं, डेली अलाउंस भी कह सकते हैं, लेकिन वहां पे प्रॉपरली लिखा होगा डेली अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी, डेली अलाउंस फॉर ट्रांसपोर्ट कंपनी। खाली डेली अलाउंस लिखा हो तो उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, अलग आएगा। आउट स्टेशन अलाउंस बेसिकली उनको मिलता है जो कंपनी विजिट पर, स्पेशली जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं, ट्रक्स वगैरह को, ट्रांस वगैरह को मैनेज करते हैं, उनको मिलता है। तो इनका एग्जम्पशन का अमाउंट काफी बढ़िया है, 70% ऑफ एक्चुअल अमाउंट, या फिर 10,000 रुपए पर मंथ। इनमें से ऑब्वियसली जो भी आपका कम होता है उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है। ये यूजुअली ट्रांसपोर्ट, मैंने नोट में लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज को ही मिलता है, ट्रांसपोर्ट कंपनी के एम्प्लॉयज को ही मिलता है। अंडरग्राउंड अलाउंस जो माइंस वगैरह में काम करते हैं, ठीक है, इनको ये जो आपका अलाउंस है ये 800 रुपीज तक एग्जाम्प्ट हो जाता है मैक्सिमम, ठीक है। ट्राइबल एरिया अलाउंस, ठीक है, तो ये आपका 200 पर मंथ होता है। ट्राइबल एरिया अलाउंस अब बेसिकली एक और नाम से भी जाना जाता है, हिल एरिया अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस। हालांकि हिल एरिया अलाउंस में जो पर मंथ का एग्जेम्प्टेड अमाउंट है वो 300 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक जाता है। तो ये चीज क्वेश्चन में मेंशन होगी, स्पेशली ज्यादातर अलाउंसेस का इतना जो पॉइंट है इस तरीके से नहीं पूछे जाते, यूजुअली एचआरए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपका, और जो आगे का डेली अलाउंस वगैरह है उसी में आते हैं। ओके, तो ये हमारे पॉइंट हो गए। आगे दोस्तों अगर हम ध्यान दें, ये वो वाले ऑफिशियल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ऑफिशियल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये वो अलाउंसेस है जो मैंने आपको बताए थे कि ऑफिस से रिलेटेड खर्चों को पूरा करने के लिए मिलते हैं। डेली अलाउंस अपना ट्रैवल वगैरह के लिए जो मिलता है ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई ऑफिसेज होते हैं, कई कंपनीज होते हैं, वहां पर रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म में जाना होता है, ओके, उसके लिए, उसको बनाने के लिए अलाउंस मिलता है। कन्वेंस अलाउंस, ऑफिस के काम से आसपास जाना पड़े। हेल्पर अलाउंस, एक अपना कोई हेल्पर आपको चाहिए, एक असिस्टेंट चाहिए होता है उसके लिए। ये जो सर्वे वगैरह वाले होते हैं ना, विजिट वाले, उन लोगों को बहुत मिलता है। एकेडमिक अलाउंस, एजुकेशन के लिए। ट्रेवलिंग अलाउंस, जब सिटी से बाहर ट्रेवल करना पड़े। ये सारे के सारे ये वही कैटेगरी है कि एग्जेम्प्टेड अप टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड, जितना आपने खर्च कर दिया उतना माफ हो जाएगा। एकेडमिक अलाउंस 5,000 रुपए मिला था,
उसमें से आपने 3.5 खर्च कर दिया तो ये माफ हो जाएगा। 1500 रुपए जो आपकी जेब में गए हैं वो टैक्सेबल होंगे। हाँ, मिला 5000, आपने खर्चा करा 6000, तो ये जीरो ट्रेड होगा। ओके, डन। और यस, ये वाला पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फॉरेन अलाउंस जो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाहर सर्व करते हैं, ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ गए, इन पर टैक्स नहीं लगता। और दोस्तों, ये वो अलाउंसेस की लिस्ट है जो पूरे तरीके से टैक्सेबल होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो कोई भी एग्जम्पशन नहीं है। फैमिली अलाउंस, टेलीफोन, स्प्लिट ड्यूटी, सिटी कंपनसेशन, ये पूरे तरीके से आपको जस्ट क्या करना है, इंटू 12 करना है, या जो मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगे अगर बीच में ज्वाइनिंग हुई है तो इनटू उतने महीने से मल्टीप्लाई करके आपको टैक्सेबल कैटेगरी में डाल देना है। क्लियर? तो ये सेक्शन, ये अलाउंसेस वाला जो पोर्शन है, ये बस दैट्स इट, ओवरव्यू। इसमें देखा जाए तो जो एचआरए है उसी की कंप्यूटेशन है, बाकी हर एक की अपनी को स्पेसिफिक लिमिट है, जस्ट वो फॉलो करनी है। बात करते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शन बहुत सिंपल। सबसे पहले डिडक्शन हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की। ये हम जानते हैं कि जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा नीचे से बस माइनस करना 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम के। दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं। ये दोस्तों सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए मिलती है। इसका फॉर्मूला वही है, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। जो एक्चुअल रिसीव्ड है वो क्वेश्चन में गिवन होगा। एग्जम्पशन जैसे एचआरए की कैलकुलेशन करी थी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट एक्चुअली में जो मिला है 20% ऑफ सैलरी, ठीक है, सिर्फ बेसिक पे नॉर्मल सीधा सीधा, और 5,000 रुपीज। इनमें से जो लोअर होगा वो आप माइनस कर देंगे, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। हालांकि चांसेस लगभग यही रहते हैं कि जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका क्वेश्चन नहीं आता। क्यों नहीं आता वो पता चल जाएगा आपको, आपने पढ़ भी लिया होगा कि मोस्टली जो सैलरी के कंपोनेंट्स हैं वो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो जाती है, जैसे आरएफए वगैरह या फिर ग्रेचुइटी वगैरह एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ऐसे पूरे के पूरे एग्जेम्प्टेड वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, रही बात प्रोफेशनल टैक्स की, इसका हमें थोड़ा सा जो पॉइंट है वो याद रखना है। अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशन को लेकर कुछ फीस वगैरह एक प्रोफेशनल्स को पे करनी पड़ती है, उसे प्रोफेशनल टैक्स बोला जाता है। तो अगर वो पीजीबीपी के अंदर आता है तो इट्स एन एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। लेकिन अगर वो सैलरी हेड के अंदर एक एम्प्लॉय पे करे, एक सीए सीएम में काम कर रहा है किसी कंपनी में, उसका प्रोफेशनल टैक्स कंपनी ने बोला हम पे करेंगे, तो क्या होगा, आइए ध्यान दीजिए। इसमें सिंपल सा लॉ याद रखिएगा, हालांकि रूल्स मैंने पूरे लिखे हुए हैं। प्रोफेशनल प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय और पेड बाय एम्प्लॉय और ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, ये दो ही केस हो सकते हैं, है ना, ये दो ही केस हो सकते हैं। एक सीए का, एक सीएमए का, एक सीएस का, प्रोफेशनल का, डॉक्टर का, कहीं पर भी जो भी है, मान लीजिए 10,000 रुपए का प्रोफेशनल टैक्स बना। कितना बना? 10,000 रुपए का। तो हुआ क्या भाई, ये उसकी ग्रॉस सैलरी आ गई थी, ये उसकी टोटल ग्रॉस सैलरी आ गई थी। इसमें से आपने वो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दी, तो यहां से आप माइनस कर दोगे प्रोफेशनल टैक्स, ठीक, अंडर सेक्शन 16 वगैरह पूरा लिखोगे और यहां पे लिख दोगे 10,000 रुपए, दैट्स इट, खत्म। तो कुछ नहीं, जो भी अमाउंट होगा, रिस्पेक्टिव अमाउंट होगा, यहां पे आएगा और माइनस हो जाएगा 10,000 रुपए, दैट्स इट। हाँ, इसमें जो मेन चीज ये है वो ये कि इसका प्रोफेशनल टैक्स 10,000 रुपए का बनता था, कंपनी ने बोला हम पे कर देंगे तेरा, तो कुछ नहीं है, यहां पर ये इतना ही आएगा। ऊपर यहां पर सैलरी की कैलकुलेशन में प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, भाई इसको फायदा हुआ है ना, वो फायदा यहां पर आ जाएगा 10,000 रुपए, दैट्स इट। टोटल 10,000 बन रहा था, हाँ जी, 10,000 पे हुआ, हाँ जी, कंपनी ने कहा चल आधा आधा कर लेते, 50-50 कर लेते हैं, तो मालिक की तरफ से जो फायदा मिला वो यहां पर आ जाएगा। मालिक ने बोला 8,000 हम पे कर देंगे, तो खाली 2,000 पे कर दियो, तो यहां पे 8,000 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट। यहां पर तो एक्चुअल अमाउंट की डिडक्शन मिल ही जानी है, कंपनी की तरफ से जो बेनिफिट मिला वो ऊपर सैलरी वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म जो आपको याद रखनी है प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोविजन हालांकि मैंने पूरा का पूरा यहां पे लिख दिया है। ओके, ये पॉइंट हो गए हमारे अलाउंसेस के और हमारे किसके, अंडर सेक्शन 16 के। पर्क्स वाला जो कंटेंट है दोस्तों, आइए उसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम पर्क्स की बात कर रहे हैं तो पर्क्स में बेसिकली यहां पर जो कंसेप्ट है वो क्या है, एसिड बेनिफिट का।
अलाउंसेस में जो कैश था वो प्रोवाइड करा दिया गया एम्प्लॉय को कि भाई ये पैसा तेरा, खर्चा अपना तू देख। ओके, यहां पर क्या है कि जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, वो एम्प्लॉयज को एसेट ही प्रोवाइड करा दे रहा है, या फिर उनका कोई एक्सपेंडिचर है, कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, उसको रिम्बर्स करवा दे रहा है। तो इन सब चीजों को पक्ष के अंदर रखते हैं। कौन कौन सी है मैं एक बार ओवरव्यू देता हूं, फिर इनकी टैक्सेबिलिटी देखते हैं। इसमें एक है सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन। ओके, रहने के लिए घर दे दिया और उसका एचआरए ना देकर रहने के लिए घर दे दिया और बोला कि भाई आप जो है कंपनी की अकोमोडेशन में खुद रह सकते हैं। ओके, ये रेंट फ्री भी हो सकती है या फिर हो सकता है कंसेशनल रेट पर अपने एम्प्लॉइज को ये चीज प्रोवाइड कराई जाए। कंसेशनल रेट से मतलब है कि भाई मार्केट में वो रहता, उसका किराया देता 20,000 रुपए, कंपनी ने बोला यहां रहो, हमारी तरफ से 5,000 रुपए किराया हमें दे देना। ओके, इसके अलावा कोई भी ऑब्लिगेशन जो एम्प्लॉय का बनता था तो कंपनी ने पे करा, जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल फैसिलिटी, इलाज वगैरह करवाना। ओके, लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, कहीं पे जा रहा था छुट्टियों में, खर्चा वर्चा जो है वो कंपनी ने उठाया। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, कंपनी के शेयर्स जो है कम दामों, ईसोप अकाउंटेंसी में आपने अक्सर पढ़ा होगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करना, एक तरह से ये समझ लीजिए पैसे जोड़ने का तरीका है प्रोविडेंट फंड की तरह। इसके अलावा और कुछ बेनिफिट्स आपके, कम रेट पर कम इंटरेस्ट के रेट पर लोन प्रोवाइड करा देना, टूरिंग एंड ट्रेवलिंग की फैसिलिटी, गिफ्ट्स वगैरह देना, फूडिंग की फैसिलिटी देना। तो ये सब प्रोविजंस जो हैं आपके पर्क्स के अंदर आते हैं। यूजुअली हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो बेनिफिट्स हैं, जो सर्विसेज के बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉइज को, वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हाँ, ये वाला टॉपिक काफी अच्छा है। प्रिक्विजिट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 17(2)(a) 17(2) पैरा 3, ये बेसिकली सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में टैक्सेबल होती हैं। ऊपर जो मैंने आपको अभी लिस्ट दिखाई, जो जिनकी टैक्सेबिलिटी अभी हम सारी की सारी देखने वाले हैं, ये हर तरह के एम्प्लॉइज के लिए टैक्सेबल होती है। लेकिन ये वाली जो कैटेगरी है, मोटर कार, गार्डनर, वॉचमैन वगैरह, फ्री एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट वाली फैसिलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के केस में ही टैक्सेबल होती है। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज केस कौन से हैं, अभी उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलो फिर पर्क्स की टैक्सेबिलिटी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा नंबर आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन का। ओके, रेंट फ्री अकोमोडेशन एक तरह से एचआरए का दूसरा सिक्का है। हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को पैसे दे दिए जाते हैं और वो उसका इस्तेमाल जो है अपने हिसाब से करेगा, घर वर ढूंढेगा। यहां पर क्या है कि रहने के लिए घर ही कंपनी ने दे दिया। ओके, अब इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबिलिटी अलग है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का बड़ा सिंपल सा फंडा है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्वेश्चन में लाइसेंसिंग फीस के नाम से एक ऑब्जेक्ट दे रखा होगा, ये वैल्यू जो है वो टैक्सेबल होती है इन द नेम ऑफ RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन। लाइसेंसिंग फीस दे रखी होगी, वो पूरा का पूरा उठा के आपको टैक्सेबिलिटी में कॉलम में लिख देना है। तो कोई कंप्यूटेशन नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की। जो कंप्यूटेशन है वो बेसिकली है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। अब इस केस में क्या है, अगर मैं RFA की बात करूं फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो अकोमोडेशन कंपनी ने दी है अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए, वो कंपनी के लिए हायर्ड है या कंपनी के लिए ओन्ड है, या कंपनी के लिए ओन्ड है। भाई दोनों केस हो सकते हैं ना। जो एम्प्लॉय है उसको तो रहने के लिए मिल ही रही है, किसने दी, कंपनी ने दी। ओके, अब कंपनी, दो केस हो सकते हैं, कंपनी की अपनी बिल्डिंग है और उसमें उसने एम्प्लॉय को रहने के लिए दे दिया, तो क्या हो गया, अकोमोडेशन ओन्ड हो गई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा हो सकता है कि कंपनी ने पहले वो कहीं से क्या करी, हायर करी, किसी और से किराए पर ली, एक बिल्डिंग थी वो सारी की सारी कंपनी ने किराए पे ले ली और फिर एम्प्लॉयज को रहने के लिए दे रहे हैं, तो वो हायर्ड हो गया। इस वाले केस में जब मैं बात कर रहा हूं, अगर कंपनी ने हायर्ड करी हुई है तो इस सिचुएशन में दो छोटी सी कैलकुलेशन होती है, दैट इज व्हाट, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, और दूसरा है आपका जो कंपनी ने रेंट पे करा हुआ है। ये दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं और इन दोनों में से जो आपका बेसिकली लोअर होता है, जो क्या कम होता है, वो टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है। दोनों के दोनों अमाउंट मैंने दोनों की दोनों प्रेजेंटेशन यहां पे दे रखी है, क्लियर, हायर्ड वाले केस में। लेकिन अगर अकोमोडेशन कंपनी की अपनी हो,
अकोमोडेशन ओन्ड हो, तो इस सिचुएशन में चेक करी जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहां की? जहां पर अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई गई है उस सिटी की पॉपुलेशन कैलकुलेट करी जाती है। कैलकुलेट मतलब चेक करी जाती है। कैलकुलेट तो करने बैठ गए तो भैया हो गया काम, क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर उस एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख तक है, कितने तक है? 10 लाख तक, तो सिर्फ 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होता है। अगर 10 लाख से ज्यादा हो लेकिन 25 लाख तक हो तो 10% टैक्सेबल होता है। और अगर 25 लाख से भी ज्यादा है तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। तो जैसे वहां पे 10%, 40% ऑफ पॉपुलेशन निकालते थे, यहां पर उसी तरीके से कंप्यूटेशन करी जाएगी, ओके, ऑफ सैलरी। समझ आ गया? डन। अब सवाल ये उठता है कि सर एचआरए में जब अभी आपने सैलरी पढ़ाया था तो उसमें 10% ऑफ सैलरी एक जगह निकाल रहे थे और एक जगह 40 या 50% निकाल रहे थे। तो सैलरी में आपने बेसिक पे डीए एज पर टर्म और परसेंटेज कमीशन ऑन सेल लिया था। यहां पर भी आप सैलरी बोल रहे हो, तो क्या वो सैलरी और ये सैलरी दोनों की कंप्यूटेशन सेम होगी? नहीं दोस्तों, थोड़ी अलग है। वो क्या है, ध्यान देंगे जरा। अगर आप नजर डालो तो बेसिक पे और डीए एज पर टर्म ये बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से जैसे आरएफए में लिए थे। इसके अलावा जितने भी पोर्शन है, जितने भी अलाउंसेस हैं जो टैक्सेबल हुए, जो टैक्सेबल पोर्शन है अलाउंसेस का, सिर्फ एग्जेम्प्टेड वाला नहीं, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन, वो सारे के सारे यहां पे आएंगे, सारे के सारे। दूसरा, बोनस भी आएगा, फीस भी आएगी, कमीशन भी आएगा। हमने एचआरए में कमीशन सिर्फ परसेंटेज बेसिस का लिया था, सेल्स का, जो सेल्स है उसका जो परसेंटेज बेसिस का कमीशन था सिर्फ वो लिया था, फिक्स कमीशन नहीं लिया था। यहां पर हर तरह का आएगा। और इसके अलावा अगर और कोई मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया है, जैसे लीव सैलरी, एम्प्लॉयमेंट के दौरान मिली हो, मॉनेटरी बेनिफिट वगैरह, वो भी आपका जोड़ा जाएगा। तो यहां पे याद रखिएगा, आरएफए की कंप्यूटेशन में एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनती है और इन सबको जोड़कर आरएफए की सैलरी बनेगी। उसका रिस्पेक्टिव 7.5%, 10% या 15% केस के हिसाब से निकाला जाएगा। और याद रखिएगा, आरएफए की सैलरी चैप्टर के अंदर आरएफए की जो सैलरी है वो सबसे बड़ी है और सबसे ज्यादा कंपोनेंट जो है वो इसी के अंदर आते हैं। क्लियर? ये आरएफए का प्रोविजन हमने यहां पे देखा। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, आइए पहले मैं आपको उसके बारे में प्रॉपरली बता दूं। अब यहां पर मैंने बोला कि भाई जो हाउस था या आरएफए, रेंट फ्री अकोमोडेशन, वो प्रोवाइड कराई गई, ठीक है, और उसकी आपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से 7.5%, 10% या आपका क्या नाम है 15% टैक्सेबिलिटी निकाल दी। क्लियर? जो भी अमाउंट आपका आया या फिर रेंट पेड वाला जो केस निकाला हायर्ड वाले केस में। अब हो सकता है कई बारी हाउस के साथ, घर के साथ कुछ एसेट्स भी वो प्रोवाइड करा दे यूज करने के लिए। भाई फर्नीचर दे दिया, या आपका क्या नाम है टीवी दे दिया, एसी दे दिया, ये सब एसेट जो है साथ में इस्तेमाल करने के लिए दे दी गई, ओके। तो उस कंडीशन में भी तो टैक्स लगेगा, उस कंडीशन में भी तो टैक्स लगेगा। क्या टैक्स लगेगा? क्या टैक्स लगेगा? रेंट पेड, ओके। कंपनी ने बोला कि हम आपको ये घर दे रहे हैं रहने के लिए। अरे वाह, क्या बहुत ही लाजवाब घर है, ये घर दे रहे हैं। ये घर दिल्ली में था तो आपने 15% निकाल दिया, छोटे शहर में था तो 7.5%, 10% जो उसकी टैक्सेबिलिटी लग जाएगी। इस घर में उन्होंने एक फर्नीचर भी दिया, ये फर्नीचर टेबल, ये बढ़िया सा, ठीक है, ये दिया रखने के लिए कि भाई चलो फर्नीचर रख लेना। अब ये फर्नीचर कंपनी ने पहले खुद रेंट पर लिया और फिर अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो रेंट पे कर रही है कंपनी, उस पर एम्प्लॉय टैक्स देगा, मतलब वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड करके हम वहां पर शो कर देंगे। क्लियर? लेकिन ये भी तो केस हो सकता है कि ये जो फर्नीचर है ये कंपनी का खुद का अपना था, कंपनी का खुद का अपना था, ये केस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में टैक्स लगेगा 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। जो इस फर्नीचर की एक्चुअल कॉस्ट थी उसका 10% जो है एम्प्लॉय की सैलरी में बेसिकली जो है जोड़ दिया जाएगा। गॉट इट? हाँ, इसमें एक चीज याद रखेंगे, अगर मोबाइल फोन या कंप्यूटर रिलेटेड गैजेट्स वगैरह जो है वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं तो ये निल रहते हैं, क्योंकि इनका पर्पस बेसिकली ऑफिशियल काम जो है, ऑफिशियल जो वर्क होता है उसी के लिए दिए जाते हैं। पर्सनल यूज हार्डली ही इनका हो पाता है। ओके दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा। एंड वन मोर थिंग,
अगर अगर ये आपने टैक्सेबिलिटी निकाल दी 15% के हिसाब से, ये रेंट या फिर 10% कॉस्ट निकाल दिया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई। अगर कंपनी कुछ रिकवर करती है, भाई बाहर रहते तो 20,000 रुपए किराया देना पड़ता, हमें 5,000 दे दो, है ना। ये फर्नीचर आप बाहर से खरीदते आपको लाख रुपए देने पड़ जाते, आप हमें 2,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से दे दो। तो कुछ भी अगर अमाउंट कंपनी रिकवर करती है, ये 15%, ये रेंट पेड, ये 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जो भी कुछ आप निकालते हो, ये सब क्या होते हैं? ये सब बेनिफिट होते हैं। बेनिफिट किसकी तरफ से? सर एम्प्लॉयर की तरफ से। किसको? एम्प्लॉय को। तो वो इस सब पे टैक्स देते हैं। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कुछ रिकवर कर लेता है अमाउंट, तो उस बेनिफिट का अमाउंट कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रिकवरी होती है, तो ऑब्वियसली वो वाला अमाउंट आपका टोटल टैक्सेबल वैल्यू से कम हो जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दैट्स अबाउट द रेंट फ्री अकोमोडेशन, ठीक है। इसके अलावा हाँ, कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने। अगर कभी भी दो जगह पर अकोमोडेशन दी जाए, ऐसा पॉसिबल होता है। किसी की पोस्टिंग दिल्ली में थी, वो फैमिली के साथ रहता था दिल्ली में, उसको शिफ्ट कर दिया गया जी मुंबई, आपको आपका ट्रांसफर कर दिया गया, जाइए वहां पे काम संभालिए। अब वो कहेगा जी मेरी फैमिली रह रही है, सामान इधर उधर है, सबके काम है, मैं एकदम से कैसे शिफ्ट हो जाऊं। तो कंपनी कहती है काम करो, फैमिली को ही रहने दो दिल्ली में, ठीक है, आप मुंबई पहुंचो, वहां रहो, हमारी अकोमोडेशन में ही रहो, दिल्ली वाला घर भी रखो, मुंबई वाला घर भी रखो, बाद में अपनी फैमिली को एक साथ समेट वमेट के सामान थोड़ा सेटल करके मुंबई वापस बुला लेना। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, लेकिन अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में दो अकोमोडेशन ओन्ड हो गई, ठीक है, दो अकोमोडेशन क्या हो गई हमारी? ओन्ड हो गई। दो अकोमोडेशन आपकी रेंट फ्री अकोमोडेशन हो गई। अब ऐसे केस में कैसे टैक्सेबिलिटी होगी, क्या टैक्सेबिलिटी होगी? देखो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल, ध्यान दो, एक टेबल देखो आप, एक सिंपल सी टेबल देखिए, मतलब लाइन देखिए। 1 अप्रैल आपका साल शुरू हुआ और यहां पर 31 मार्च हमारा साल खत्म हो रहा है। जब ये था तो इसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन थी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, ओके। मान लीजिए 1 अगस्त को इसको मुंबई भेज दिया गया। फैमिली अभी पीछे ही रह गई, फैमिली अभी जो है वो पीछे ही रह गई है, दिल्ली में रह गई है, ठीक है। ये मुंबई पहुंचे, मुंबई में भी घर इसके पास हो गया, दिल्ली वाले घर में इसकी फैमिली रह रही है, ओके। 31 दिसंबर को ये जो फैमिली है वो भी मुंबई शिफ्ट हो गई, क्लियर। अब बात ये है कि ये वाला जो टाइम है आपका अप्रैल से लेके 1 दिसंबर, यानी कि 4 महीने, यहां पर तो कंप्लीटली दिल्ली है, ओके। और ये जो आखिरी के 3 महीने हैं, यहां पर कंप्लीटली मुंबई है। तो यहां पर आरएफए की कैलकुलेशन होगी 4 महीने में, यहां पे 3 महीने की कैलकुलेशन होगी मुंबई में, और इंटू 4 इंटू 3 के हिसाब से मामला सॉल्व हो जाएगा। जो भी रिस्पेक्टिव डेटा होगा उस महीने का, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन कर देंगे। सवाल उठता है कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने इसके पास दोनों अकोमोडेशन ओन्ड रही, ओके। अब इस सिचुएशन में क्या होगा दोस्तों, जो पहले 90 डेज है, मतलब लगभग 3 महीने अगर मैं देखूं तो पहले 90 डेज जो है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, 31 अक्टूबर, ये 3 महीने ले लो। इन 3 महीने में मुंबई वाले की कैलकुलेशन करो और दिल्ली वाले की भी कैलकुलेशन करो, दोनों घरों की आरएफए कैलकुलेट करो रिस्पेक्टिव रूल से, और उसके बाद इन दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगी इन 3 महीने के लिए, क्लियर। और उसके बाद ये जो बाकी 2 महीने रह गए हैं, तो इसमें दोनों घर की प्रॉपर वैल्यू टैक्सेबल होगी रिस्पेक्टिव रूल्स से। तो कहने का मतलब, अगर अकोमोडेशन 2 घर की हो जाए, आरएफए की 2 घर की हो जाए, तो उस सिचुएशन में पहले 90 डेज यानी कि लगभग 3 महीने आप दोनों घर में से, दोनों घर की कंप्यूटेशन करो अलग अलग प्रॉपर,
उस कंडीशन में जो लोअर वाला वैल्यू होगा, लोअर हाउस की जो वैल्यू आएगी वो आपकी टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर आप दोनों घर की अकोमोडेशन 90 दिन से ज्यादा लेकर जाते हो तो गवर्नमेंट कहती है नहीं बहुत हुआ, अब आपको दोनों घर की वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से यहां पर दिल्ली, यहां पर अगर हम देखें तो दिल्ली आ गई, ठीक है, ये दिख नहीं रहा प्रॉपरली यहाँ पे, वट एवर, यहाँ पे क्या ये दिल्ली आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपका लोअर आ गया, फिर आपका ये दोनों आ गए थे और यहाँ पे सिर्फ आपका मुंबई आ गया। ये कंप्यूटेशन ये बेसिकली हमें ध्यान देनी है। ओके, चलो वापस आते हैं। और उसके बाद ये एक छोटा सा पॉइंट है दोस्तों, अगर कभी होटल्स वगैरह में अकोमोडेशन दी जाए, अक्सर जब कई बार नई ज्वाइनिंग होती है नए शहर में सबकी, तो न्यू एम्प्लॉयज को कुछ समय के लिए होटल्स में ठहराया जाता है दोस्तों। वो टैक्सेबल नहीं होता, वो टैक्सेबल नहीं होता अगर सिर्फ 15 दिन के लिए ही रह रहे हैं और ट्रांसफर जब हुआ है एम्प्लॉय का तो उसको कुछ दिन के लिए रहने के लिए दिया गया। लेकिन अगर 15 दिन से ज्यादा का समय हो जाए तो वही चीज है, 24% ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन आप निकालेंगे और एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो हुआ है वो निकालेंगे, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, बेसिकली होटल में जब आप शिफ्टिंग कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज की, शिफ्टिंग मतलब रहने के लिए दे रहे हैं। एक छोटा सा पॉइंट और, अगर अकोमोडेशन रेंट फ्री अकोमोडेशन किसी रिमोट एरिया में, किसी हिली एरिया में, माइनिंग एरिया में, ऑयल एक्सप्लोरेशन एरिया में दी जाती है तो वो कंप्लीटली फ्री है। और साथ ही जैसे हमारे जो आपके जजेस हैं दोस्तों, पॉलिटिकल फिगर्स हैं, आपके आईएएस यूपीएससी वाले ऑफिसर्स हैं, ऑपोजिशन के जो हेड होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, जो ऑपोजिशन के हेड होते हैं, ऑपोजिशन के हेड बोला जाता है, क्या बोला जाता है उनको, जो प्रेजेंट करते हैं ऑपोजिशन को, मॉनिटर, जैसे सोनिया गांधी है, नहीं अब सोनिया गांधी अब तो नहीं है, राहुल गांधी भी अब नहीं है, कोई और है अब, तो उनको जो आरएफए मिलती है वो सब आपकी एग्जेम्प्ट होती है। क्लियर? तो ये दोस्तों हमने रेंट फ्री रिकमेंडेशन की जो कंडीशन है, जो लॉज है, उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। ओके, नाउ मेडिकल ट्रीटमेंट। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट, भाई इलाज चलना है, एम्प्लॉय बीमार हो गया उसका इलाज करवाओ, हमारी कंपनी की एक कीमती एसेट है, इनको कुछ होने ना दिया जाए। ओके, अब इलाज हुआ कहाँ पे? इंडिया में। इलाज दो जगह हो सकता है, इंडिया में हो सकता है, इंडिया से बाहर हो सकता है। पहले इंडिया के में ही बात कर लेते हैं। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय का इलाज करवाए किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लोकल अथॉरिटी मतलब अगेन गवर्नमेंट कनेक्टेड में, अपने ही हॉस्पिटल में, या ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करा हुआ है कि भाई यार यही यहीं पर इसका इलाज हो पाएगा, इसी हॉस्पिटल में करवाओ, तो ये पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होता है। ये पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट होता है, इस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगता। साथ ही अगर एक ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है जो गवर्नमेंट ने आपका अप्रूव नहीं करा था, प्रिस्क्राइब नहीं करा था, तब भी एग्जेम्प्ट हो जाता है, तब भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर 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 इलाज जो है, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है आपका, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर रखा हो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने, और बेसिकली ये जो बीमारी है, एंड वर्ड आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट ने नहीं करा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अप्रूव कर दिया है, और जो बीमारी है जिसका इलाज हुआ है वो रूल 3A के अंदर आती है। अब रूल 3 को पूरा का पूरा लिस्ट हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली जो क्रिटिकल डिजीजेस हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स, कैंसर वगैरह, वो सब इसके अंदर आती हैं, और अगर उनका इलाज हो तो भी टैक्स नहीं लेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि अगर नॉर्मल इलाज हुआ है, नॉर्मल इलाज हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल कौन सा? जो अप्रूव्ड नहीं है, जो अप्रूव्ड नहीं है तो टैक्सेबल होता है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज कोई भी टैक्स नहीं लगता। हाँ, यहाँ पे सीधी सी बात है कि हम यहाँ पे जब एम्प्लॉय का इलाज करवाते हैं तो खाली एम्प्लॉय नहीं है, अगर उसकी स्पाउस का इलाज होता है या उसके बच्चों का इलाज होता है, बच्चे कैसे भी हो सकते हैं, मैरिड, अनमैरिड, इंडिपेंडेंट वगैरह, वो सब है। पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर, अगर वो डिपेंडेंट है तो वो कवर होंगे फैमिली में, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। बात मतलब फैमिली का जो डेफिनेशन है मालूम होनी चाहिए, खुद हो गया, स्पाउस हो गया और बच्चे, ये तो कैसे भी अच्छे, ठीक है, और पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर्स अगर ये डिपेंडेंट है आपके ऊपर तो वो भी फैमिली का पार्ट माने जाएंगे। अगर इलाज बाहर करवाया गया, ओके जी, अगर इलाज बाहर करवाया गया, अगर एम्प्लॉय का इलाज दोस्तों बाहर करवाया जा रहा है तो खर्चे नॉर्मली 3 तरह के होते हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट का, एक ऑब्वियसली वहां पे रहने का, और एक आने जाने का। तो मेडिकल और स्टे अब्रॉड का तो बिल्कुल साफ साफ मसला है, जितना गवर्नमेंट ने परमिटेड कर रखा होगा, गवर्नमेंट बोले तो आरबीआई ने परमिटेड कर रखा होगा, उतना आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। रीजन बीइंग, भाई आप अभी किसी एम्प्लॉय को खांसी जुकाम हो गया,
उसका कह रही जी इलाज बाहर करवाओ। अब बाहर इलाज करवाओ तो सारे का सारा जो पैसा लगेगा वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, नॉर्मल ऊपर वाले के हिसाब से चले। हाँ जी, खांसी जुकाम हो गया, इलाज में खर्चा हुआ कितना, 2 करोड़ रुपए। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? तो उसका मतलब ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तो हो सकता है आपने पढ़ भी लिया हो। तो फेमा एक्ट जो है हमारा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो कोशिश करता है कि बिना किसी रीजन से आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया से ना जाए, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास रिजर्व में रहे। तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या है, मतलब आरबीआई क्या है कि लिमिट बांध देता है कि भाई इससे ज्यादा खर्चा आप नहीं कर सकते, परमिट नहीं है, उससे ऊपर जो खर्चा होगा वो टैक्सेबल होगा। अब बाहर के लिए इलाज हुआ, आरबीआई ने परमिट करा था भाई इस बीमारी के लिए 1 लाख रुपए का खर्चा बहुत है, खर्चा हो गया एक्चुअल में 1,30,000, तो 1 लाख माफ हो गया, 30,000 रुपए पर इंप्लॉय टैक्स देगा। और ये किस में एप्लीकेबल होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट में और वहां पे रहने के केस में। और रहना ये नहीं कि पूरे परिवार को लेके चले गए, मरीज जाएगा और मरीज के साथ एक अटेंडेंट जा सकता है, जाने को ज्यादा चले जाए लेकिन जो माफी मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी, वो अप टू एक अटेंडेंट ही मिलेगी। और रही बात ट्रेवल एक्सपेंस की, तो ट्रेवल एक्सपेंस भी किसका, पेशेंट का और एक अटेंडेंट का, ठीक है। और उसमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, ये बड़ा सिंपल है, हालांकि लगेगा ही मोस्ट ऑफ द केसेस में। अगर इस वाले अमाउंट से पहले, इस वाले अमाउंट से पहले उसकी मॉनेटरी इनकम, मनी वाली इनकम 2 लाख रुपए से क्रॉस कर जाती है तो टैक्सेबल रहेगा, अदरवाइज 2 लाख रुपए तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो चांसेस क्या होता है कि 2 लाख क्रॉस कर ही जाएगा। 2 लाख होता क्या है, 15-16 हजार रुपए महीने के हिसाब से, तो इतने तो बेसिकली क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक छोटा सा क्वेश्चन भी है, चलो तो मैं इसको करा देता हूं। हमें टैक्सेबल अमाउंट निकालना है पक्ष का। वाई हैज बीन अलाउड अ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपए का। अब ये मेडिकल अलाउंस बोल रहा है दोस्तों, तो 2,000 इंटू 12 24,000 रुपए ये टैक्सेबल होगा। मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो ये इंप्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा। नीचे पर्क वाली कैलकुलेशन देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ पैटी मेडिकल बिल ऑफ 25,000, अपार्ट फ्रॉम रिम्बर्समेंट ऑफ 25,000 रुपए, 25,000 रुपए के बिल तो पास करवाई हैं, उसके अलावा ये फलाना फलाना, ये ब्ला ब्ला की जो फैसिलिटीज हैं वो ली हैं, ये टैक्सेबल होंगी या नहीं होंगी हमें पहचानना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जेड ने खुद इलाज करवाया, सर ये तो एग्जेम्प्ट होता, तो टैक्स नहीं लगेगा। मिसेस जेड ये फैमिली के अंदर आती हैं, ओके, ये टैक्स नहीं लगेगा। ये बेटा है, बेटा कैसा भी, बेटी कैसी भी, बेटा बेटी कैसे भी, बच्चे कैसे भी अपने अच्छे, ये दोनों एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, टैक्स नहीं लगेगा। ओके, डिपेंडेंट यंगर ब्रदर, अब डिपेंडेंट वर्ड बोल दिया तो सर इस पर भी नहीं लगेगा। इंडिपेंडेंट यंगर सिस्टर, सर इंडिपेंडेंट है तो ये टैक्सेबिलिटी के दायरे में आएंगे। और डिपेंडेंट सिस्टर इन लॉ, अरे भैया सिस्टर इन लॉ तक नजर पहुंच गई इनकी, तो ये भी टैक्सेबल होगा। तो कुल मिलाकर ऊपर 24,000 रुपए, ठीक है, वो टैक्सेबल थे मेडिकल अलाउंस के। एक 25,000 रुपए के जो बिल रिम्बर्स करवाए हैं ये टैक्सेबल होंगे, और ये 10,000 और ये 15,000 रुपए, ये टोटल टैक्सेबल अमाउंट जो है बेसिकली आ जाता है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, दैट्स इट, बड़ा सिंपल सा पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव ट्रैवल कंसेशन। ओके, तो हम समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों। देखो एक रिवीजन है कंटेंट की, यहाँ पर मेरे को आपको ओवरव्यू देना है हर एक पॉइंट का, तो उम्मीद कर रहा हूँ काफी हद तक आपके जो ऑलरेडी कंसेप्ट है वो समझ आ रहे होंगे। अब एग्जैक्ट इसमें जो कंटेंट है वो नहीं है, ऑब्वियसली आप जानते हैं उसका डेटा बहुत बड़ा है, तो इट इज नॉट द कंप्लीट सिलेबस। ओके, ये जस्ट आपको हेल्प कर रहा है आपकी कंटेंट को थोड़ा बूस्ट करने में। अगर आप ये सोचे कि हम खाली ये पढ़े और एग्जाम देने जाएं, नहीं बच्चे, आपको इसके अलावा भी थोड़ी जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की वो करनी पड़ेगी, वो जरूरी है। खाली एक मैराथन करके हम कंटेंट को रिकवर समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे आते हैं, लीव ट्रेवल कंसेशन। ओके जी, एलटीसी, एलटीसी अक्सर आपने सुना होगा, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ आप घूमने गए, जो खर्चा है वो कंपनी ने भरा, तो एलटीसी दैट्स एक तरह से बेनिफिट हो गया दोस्तों। अब होता क्या है, ये बेसिकली क्या है कि आप फैमिली के साथ घूमने गए हैं, ये बेसिकली पहले होम टाउन के लिए मिला करता था। घूमने गए हैं तो आने जाने का जो किराया है वो बेसिकली कंपनी की तरफ से भरा जाता है। तो उसकी एक लिमिट है कि इस लिमिट के अंदर ही आप खर्चा कर सकते हो। अगर उस लिमिट से ज़्यादा खर्चा करोगे तो फिर आपको एम्प्लॉय को टैक्स देना पड़ेगा। इसमें खुशी की बात यह है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब आप नॉर्मली अगर कहीं जाओगे तो कैसे जाओगे सर, या तो हम बाय एयर जाएंगे, या हम बाय रेलवेज जाएंगे, या बाय बस जाएंगे, या बाय टैक्सी जाएंगे। ठीक है, रेल में जो भी फर्स्ट क्लास एसी है, ठीक है, बस में जो आपका प्रॉपर डिलक्स बसेस हैं,
टैक्सी में भी जो प्रॉपर डिलक्स टैक्सीज हैं उन सब का किराया माफ होता है। तो भाई फर्स्ट क्लास से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं। हाँ मतलब अब पैलेस ऑन व्हील लग्जरी ट्रेन वगैरह भरोगे तो वो तो ट्रैवल के लिए नहीं होती, वो तो एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है, वो तो फुल्ली टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर रेल फेयर अगर कहीं जा रहे हो तो फर्स्ट क्लास नॉर्मली हायर क्लास मानी जाती है, बस डिलक्स से ऊपर नहीं है, टैक्सी जो है वो नहीं है। तो अगर आप इन तीन सोर्सेज से जाते हो तो पूरा का पूरा जो कंसेशन मिलता है कंपनी की तरफ से वो माफ हो जाता है। हाँ, एयरवेज में इकोनॉमी क्लास तक का माफ होता है। तो अगर कोई बिजनेस क्लास से जा रहा है, अगर कोई बिजनेस क्लास से जा रहा है तो इकोनॉमी क्लास का किराया था 12,000 रुपए, फर्स्ट क्लास का है 18,000 रुपए, सॉरी दोबारा से बोलो, इकोनॉमी क्लास का है आपका 12,000 रुपए और बिजनेस क्लास का 18,000 रुपए। तो बीच का जो 6,000 रुपए वो टैक्सेबल होगा एम्प्लॉयज की सैलरी में। ठीक है, अब इसका थोड़ा डेटा पढ़ लेते हैं। घूमने कौन कौन जा सकता है, घूमने किस किस को कवर करा जाएगा? एक तो एम्प्लॉय तो खुद होगा ही होगा और साथ में उनका स्पाउस, उसका या उसकी स्पाउस। ओके, तो ये तो माफ होंगे ही होंगे। इसमें फिर बच्चे आ जाते हैं, चिल्ड्रन आ जाते हैं, पेरेंट्स वगैरह तो इसमें नहीं आते, बच्चे आ जाते हैं। लेकिन बच्चे कौन कौन से कितने? बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। कहा गया आपका डेट, हाँ ये गई, इस डेट को याद रखिएगा। बच्चे अगर इस डेट के बाद पैदा हुए हैं 1 अक्टूबर 1998, 1 अक्टूबर 1998, तो 2 बच्चों तक एग्जम्पशन मिलती है, 2 बच्चों तक एग्जम्पशन मिलती है। अगर इस डेट से पहले के बच्चे हैं, अगर इस डेट से पहले के बच्चे हैं, ओके, तो फिर उनकी कोई लिमिट नहीं है, जितने बच्चे हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, अगर तीसरा या उसके बाद वाला बच्चा इस डेट के बाद पैदा हुआ है तो उसको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। इस डेट से पहले सारे माफ, इस डेट के बाद अगर आप पैदा हुए हो और आपका नंबर तीसरा या चौथा है तो आप आपका जो पूरा का पूरा अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा, आपके ऊपर ये एग्जम्पशन लागू नहीं होगी। क्लियर? और साथ ही पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर्स फैमिली में है, अगर वो डिपेंडेंट है, वो वाला रूल हमें याद रखना है। क्लियर? अदरवाइज नहीं। हालांकि एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला जो क्लॉज है ना वो लगता ही नहीं है। 25 साल से ऊपर ये मान लिया जाता है कि वो अब डिपेंडेंट नहीं है। ओके, एंड फाइनली एग्जम्पशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो आपका ये टेबल मैंने यहाँ पे ना बनाकर आपको ये वाला टेबल छोटा सा बताया, आपको इस वाले का ध्यान रखना है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद दोस्तों ये वाली जो हमारी है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले मैं आपको ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज का मतलब बता दूं। ठीक है, मैंने प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी, आप चाहे तो अलग से कहीं से पढ़ सकते हैं, मैं आपको सिंपल शब्द में बता देता हूँ। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज वो एम्प्लॉयज होते हैं जैसे कंपनी के डायरेक्टर हो गए, मैनेजर हो गए, एक अच्छी पोस्ट पर हो गए। लेकिन एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज की डेफिनेशन में डाला गया है, वो ये है अगर किसी भी एम्प्लॉय को एक साल में मॉनेटरी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा मिलती है, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बन जाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारे के सारे एम्प्लॉय स्पेसिफाइड हो जाते हैं। यार 50,000 रुपए मॉनेटरी इनकम होती ही क्या है? महीने के 5,000 भी नहीं बने। अब जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट है वो भी इससे ज्यादा की सैलरी जो है देने की बात करता है। तो इट्स वेरी क्लियर, लगभग सारे के सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो आपके स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं। ओके, अच्छा, टैक्सेबिलिटी अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा, तो ये सबसे पहले गार्डनर, वॉचमैन वगैरह ये सारे के सारे आ गए। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है इसमें, अगर ये सारी फैसिलिटीज नॉन सॉरी इसको हटा देते हैं, अगर ये सारी की सारी फैसिलिटी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट के रूप में मिले, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का मतलब मान लो मैं एम्प्लॉय हूं और मेरे घर में कंपनी ने गार्डनर, वॉचमैन वगैरह रखवाए, ठीक है, इसे बोला जाएगा नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। और मॉनेटरी परक्विजिट्स का मतलब मैं एम्प्लॉय हूं, मैंने खुद रखे अपने घर में, और फिर उनकी जो सैलरी है वॉचमैन की, गार्डनर वगैरह की, वो मैंने कंपनी से रिम्बर्स करवा दी। तो दोनों अलग केस हो गए ना। एक में क्या बोला? कंपनी ने रखे, एक में कंपनी ने बोला रख लो, जो पैसे बनेंगे हम दे देंगे। तो दोनों अलग अलग केस हैं। जब कंपनी ने खुद रखे तो मॉनेटरी है, कंपनी ने बोला कि उनकी सैलरी बता देना हम दे देंगे तो वो मॉनेटरी हो गया। इस केस में नॉन मॉनेटरी के केस में वो टैक्सेबल, वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में ये टैक्सेबल होती है। याद हमें रखना है इस चीज को।
और जो उनकी सैलरी होती है उस पर टैक्स देना पड़ेगा अनटिल अनलेस कुछ अगर अमाउंट रिकवर हुआ हो तो, ठीक है। एंड अगर आपका मॉनेटरी है, कंपनी ने बोला हम पैसे दे देंगे, फिर तो वो हर एक के केस में टैक्सेबल होते हैं, चाहे वो स्पेसिफाइड हो या ना हो। ओके, ये सिंपल सा केस। सेम ऐसे ही बात आ जाती है कि घर में गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई जो है वो दे दी जाती है। अगर आप में से किसी के पेरेंट्स जो हैं वो ऐसी कंपनी में काम करते होंगे जो गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के साथ डील करती है, जैसे गैस की बात करो भाई आईजीएल है ना, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी जो डैम बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, तो उनके एम्प्लॉयज के जो घर होते हैं वहीं आसपास होते हैं। तो कंपनी क्या करती है कि भाई आप गैस वगैरह जो है आपको हमारी तरफ से मिलेगी, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, कुछ उसमें लगता ही नहीं। ये केस हो सकता है। इसके अलावा नहीं है कंपनी, नॉर्मल कंपनी है, वो भी अपने एम्प्लॉयज को फ्री गैस, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी दे सकती है, चॉइस है, कहीं और से हायर करा, कहीं और से ली और अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करी, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में फिर दो प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। वही दो प्रोविजन कौन कौन से? एक तो नॉन मॉनेटरी, कंपनी ने खुद प्रोवाइड करी है ना, और एक मॉनेटरी कि कंपनी ने बोला भाई ठीक है यूज करो अपना गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह, पेमेंट हम कर देंगे, बिल हम भरवा देंगे। ओके, दो अलग अलग केस हो गए। अब इस सिचुएशन में अगर हम नॉन मॉनेटरी बोले तो नॉन मॉनेटरी के केस में आपका स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज जो है उनको टैक्स देना पड़ेगा, नॉन स्पेसिफाइड को नहीं देना पड़ेगा। और इसमें बिल्कुल सिंपल सी बात है कि किस पर देना पड़ेगा। अगर कंपनी खुद ही बनाती है गैस वगैरह जो भी कुछ है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो आ रही है उस पर एम्प्लॉय टैक्स देगा। और अगर बाहर से कंपनी खरीद के दे रही है तो जो बाय करने की कॉस्ट आई है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर, जो कंपनी के हाथ का खर्चा है उस पर एम्प्लॉय जो है वो टैक्स देगा, दैट्स इट। अमाउंट रिकवर हुआ तो माइनस हो जाएगा। और मॉनेटरी है फिर तो हर कोई टैक्स देगा, चाहे स्पेसिफाइड हो या नॉन स्पेसिफाइड हो। क्लियर? डन, ये वाला प्रोविजन लागू हुआ। ऐसे ही फ्री एजुकेशन की बात करी गई है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, कुछ अलग अलग चीजें। फ्री एजुकेशन किसी के लिए भी हो सकती है, एम्प्लॉय के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, फैमिली के अदर मेंबर के लिए भी। कंपनी करिए हाँ भैया पढ़वाना है, हाँ पढ़वा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस केस में क्या है, ये टैक्सेबल होती है इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। हालांकि अगर एम्प्लॉयर ने खर्चा करा है, ये टैक्सेबल है किसके? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर खर्चा एम्प्लॉय को पढ़ाने में करा हुआ है, एम्प्लॉय को पढ़ाने में करा हुआ है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए करा हुआ है, उसकी ट्रेनिंग के लिए करा हुआ है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। टैक्सेबिलिटी किस केस में निकलेगी? बच्चों के केस में या अदर मेंबर के केस में, ठीक है, इन दो के केस में निकलेगी। अब इसमें जिसमें जो इंस्टीट्यूट है जिसमें बच्चे या उसकी फैमिली का कोई मेंबर पढ़ रहा है, ओके, वो इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयर का अपना है, हो सकता है अपना है या फिर नहीं है, कहीं और पढ़ बोल दिया कि भाई जाके वहां पढ़ लो। एक हो सकता है मालिक का अपना हो, या फिर हो सकता है कि कोई और हो कि भाई वहां पढ़ लो और वहां पे खर्चा हम भर लेंगे, राइट। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अगर अपना है, अगर अपना है तो पहले तो अदर मेंबर देखो, अदर मेंबर देखो, दोनों केस में अदर मेंबर देखो, अपना है और अपना नहीं है। अदर मेंबर के केस में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूट और एक्चुअल एक्सपेंडिचर। क्लियर? बिल्कुल सिंपल, अदर मेंबर का बिल्कुल सिंपल सा फंड है। फैमिली का कोई और मेंबर मालिक के खुद के कॉलेज में पढ़ रहा था, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, तो पैसे तो लिए नहीं, अच्छा टैक्स किस पे लगाए? टैक्स किस पे लगाए? अरे अगर किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता तो अंदाजन कितने में पढ़ लेता, उस अमाउंट पे टैक्स लगा दो। और किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है तो वास्तव में जो खर्चा हुआ होगा उसके ऊपर टैक्स देना होगा। क्लियर? आगे बात समझ में? सवाल उठता है बच्चों का क्या करें, चिल्ड्रंस के केस में क्या करें, चिल्ड्रन के केस में क्या करें? तो चिल्ड्रन के केस में अगर अदर इंस्टीट्यूट हो तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर खुद का इंस्टीट्यूट है, खुद का इंस्टीट्यूट है, तो उस केस में जितना खर्चा हुआ है, जितना खर्चा हुआ है उसमें से 1000 रुपए माइनस हो जाएंगे और बाकी पर टैक्स लग जाएगा, मतलब 1000 रुपए तक की एग्जम्पशन है। अगर दोस्तों मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं, फ्री एजुकेशन वाला पूरा का पूरा पॉइंट, एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट है, एम्प्लॉय का तो कोई खर्चा ही नहीं है। क्लियर? जो भी खर्चा हो, उसके अलावा आपको जो याद रखना है, अदर इंस्टीट्यूट, ओन इंस्टीट्यूट, ऐसे याद रख लोगे, ये फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे इसमें बच्चे पढ़े सी या मेंबर पढ़े, ये फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें कोई एग्जम्पशन वाली बात नहीं है।
ओन इंस्टीट्यूट में चिल्ड्रन के सामने 1000 लिख लो और एम के सामने फुल लिख लो या राइट लगा लो। चिल्ड्रन को 1000 रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी, जो अदर मेंबर हैं उन्हें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। ये सिंपल सा पूरा का पूरा फंडा। और इसमें कई बारी बच्चों को दिक्कत रहती है कि किस केस में टैक्सेबल है, किस में नहीं है, कहां पर बेनिफिट मिलेगा, कहां पर नहीं मिलेगा। दैट्स इट, काम खत्म। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दैट्स इट, हो गया काम। चलो आगे बढ़ो। अब ये बिल्कुल सिंपल सिंपल वाले ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आ गई। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एयरलाइंस, रेलवे वाले अपने ही इंप्लॉइज को दे रहे हैं या उसके मेंबर्स को दे रहे हैं तो कोई टैक्स नहीं लगता। रेलवे में अक्सर आपने सुना होगा, रेलवे में अक्सर आपने सुना होगा। लेकिन अगर कोई और है, ठीक है, जो ये कैरेज वाले हैं, आपके अदर इंप्लॉइज हैं, बाय एन एम्प्लॉय एंगेज्ड इन द कैरेज वगैरह वगैरह, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है या कंसेशनल रेट पर है। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो पब्लिक को जो बेसिकली चार्ज करते हैं वो अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर आपका कुछ कंसेशनल रेट पे तो कंसेशंस को रिकवर कर लिया जाएगा। दैट्स इट, ये सिंपल सा पॉइंट इसमें निकल के आता है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं। ये तो सब सिंपल सिंपल से रीड आउट करोगे आपको समझ आएगा। ये आ जाता है जी हमारा स्वेट इक्विटी शेयर का पूरा एक कंसेप्ट, और इसमें से बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ये पूरा का पूरा मैंने इसका सिनेरियो जो है वो लिखा हुआ है। आओ आपको एक बारी बड़े प्यारे सी सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं। मुद्दा क्या है? कंपनी ने बोला कि भाई हम आपको अपनी कंपनी के शेयर सस्ते दामों पर प्रोवाइड करा देते हैं, हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स जो है सस्ते दामों पर प्रोवाइड करा देते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर, ईसॉप वगैरह। अच्छा जी, कंपनी के आप खरीद सकते हो 100 शेयर्स, ठीक है जी, 100 शेयर्स। मार्केट में चल रहा है 400 का, आप खरीद लो इसको 320 का, 80 रुपए का फायदा। तो कितना फायदा हो गया? 80 रुपए इंटू 100, 8000 रुपए। ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई, 8000 रुपए ये टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है एम्प्लॉइज के हाथ में। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस जो आपका एक्सरसाइज प्राइस है जो बोला गया। दैट्स इट। अब इसमें जो इकलौती चीज समझने वाली है वो क्या है, जरा मैं आपको बता दूं। यहां पर डेट ऑफ ऑफर, जिस डेट पर कंपनी ने बोला कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं? 100 रुपए में खरीद सकते हैं, वट एवर जो भी है। 320 में खरीद सकते हैं, कितने में खरीद सकते हैं? 320 में खरीद सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहां पे इस 400 की वैल्यू को इग्नोर कर देता हूं, 400 की वैल्यू इग्नोर कर दो, 320 में खरीद सकते हैं। तो एक डेट ऑफ ऑफर है, एक है डेट ऑफ एक्सरसाइज, मतलब वो डेट जिस पर एम्प्लॉय ने कहा कि हां मैं खरीदूंगा, हां मैं खरीदूंगा। और एक होती है डेट ऑफ अलॉटमेंट। एक क्या होती है? डेट ऑफ अलॉटमेंट, जिस पर कंपनी अलॉट करेगी। दरअसल होता क्या है आपको मालूम होगा, कंपनी जब अपने एम्प्लॉइज के लिए ऑफर निकालती है तो ऐसा नहीं होता कि भाई आज सुबह बोला हाँ भाई खरीदने नहीं खरीदने, तो लोग सोचते सोचते और शाम तक बता देना नहीं तो हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। ये ऑफर बहुत लंबे समय तक चलते हैं, 2-3 साल तक चलते हैं। तो मान लो कंपनी ने बोला कब? 1 अप्रैल 2021 को कि भाई हाँ खरीद लेना शेयर्स। इस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू थी शेयर की, मान लीजिए 500 रुपए, ठीक है। 15 मार्च 2022 को एम्प्लॉय ने बोला कि हाँ मैं खरीदूंगा, दैट इज व्हाट डेट ऑफ एक्सरसाइज। इस डेट पर शेयर का प्राइस था 560 रुपए। और ऐसा नहीं होता कि जैसे इसने बोला कि हाँ ठीक है और कंपनी जो है अलॉट कर देगी, कंपनी एक स्पेसिफिक डेट पर जाके सभी शेयर्स, सभी इंप्लॉइज के जिन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज करा हुआ है उनको शेयर्स देती है। तो कंपनी ने फिर 30 अप्रैल को जाके, 30 अप्रैल 2022 को जाकर क्या नाम है अलॉट कर दिया सबको, और इस डेट पर प्राइस था 580 रुपए। ओके, ये कंडीशन थी, बोला था 320 में खरीद लेना। अब सवाल ये उठता है कि सर मैं यहां पे जब फेयर मार्केट वैल्यू लिखूंगा वो कौन से डेट की होगी? वो ये वाली होगी, ऑफर वाली, एक्सरसाइज वाली, अलॉटमेंट वाली? तो बिल्कुल सिंपल सी चीज याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू आएगी अलॉटमेंट वाली, ओ सॉरी माफ कीजिएगा एक्सरसाइज वाली, एक्सरसाइज वाली, ठीक है, ये वाली आएगी। लेकिन द ओनली ट्विस्ट इज सर एक्सरसाइज का जो ईयर है 21-22 था और जो अलॉटमेंट का ईयर है वो 22-23 है।
ये तो क्लियर है कि यहां पर 560 आएगा फेयर मार्केट वैल्यू की जगह, ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये टैक्सेबल किस ईयर में होगा, 21-22 में होगा या 22-23 में होगा? तो उसका सीधा सा जवाब है अलॉटमेंट वाले में। फेयर मार्केट वैल्यू एक्सरसाइज की लेना, टैक्सेबल अलॉटमेंट वाले ईयर में करना। तो ये जो अमाउंट आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे 560 लिख दिया है, तो 560 माइनस 320, तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, बताओ जरा। 300, 200, 240 रुपए, 240 रुपए हो जाता है, तो 24,000 हो गया ना। तो ये जो 24,000 रुपए हैं, ये 22-23 में टैक्सेबल होंगे एज द डेट ऑफ अलॉटमेंट। समझ आ गई बात? ये एक पॉइंट हमें दोस्तों इसमें याद रखना है, सिंपल सा स्वेट इक्विटी शेयर्स में। वो एक्सप्लेनेशन आपकी यहां पर दी गई है। हाँ, इसमें एक और जो थोड़ी स्टडी करने वाली चीज है वो ये है कि आप फेयर मार्केट वैल्यू क्या लें, कंप्यूटेशन कैसे होती है फेयर मार्केट के लिए, ये सिर्फ पढ़ने के लिए मालूम होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। अगर अनलिस्टेड शेयर है, अगर अनलिस्टेड शेयर है, तो बेसिकली जो मर्चेंट बैंकर्स ने एक एक्यूरेट वैल्यू निकाल रखी होगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू होती है। लेकिन अगर शेयर मार्केट में ये कंपनी लिस्टेड है, ओके, तो उस दिन क्या प्राइस रहा एवरेज बेसिस पर, उसको ले लिया जाएगा। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एवरेज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस वो ले ली जाएगी। शेयर जब सुबह खुला कितने का था, जब क्लोज हुआ कितने का था, दोनों का एवरेज प्राइस बता दो। और अगर मान लो शेयर एक से ज्यादा स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, मतलब बीएससी में भी है, एनएससी में भी है, फिर किसकी एवरेज लेंगे? तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होगा, बीएससी में वॉल्यूम ज्यादा रहा होगा तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग ले लिया जाएगा। एनएससी में ज्यादा रहा होगा, तो जैसे रिलायंस है ना, तो बीएससी में भी लिस्टेड है, एनएससी में भी लिस्टेड है, तो दोनों में से उस दिन जिस दिन वॉल्यूम ज्यादा था, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज पकड़ के चलेंगे। बराबर है, दैट्स इट। ओके, क्लियर जी, हो गया। इसके अलावा फ्रेंच बेनिफिट हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ छोटे मोटे बेनिफिट्स वगैरह। बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा मेन एग्जाम में पूछा जाता है वो है इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन, या इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन। मार्केट में लोन चाहिए था जी, लोन चाहिए, मार्केट में रेट चल रहा 10%। मालिक ने बोला कि यार मुझसे ले ले 4% पे, तू बढ़िया एम्प्लॉय, तेरे को फायदा देता हूँ 4% पे। अरे वाह, कितने अच्छे एम्प्लॉय हो। तो 10% का फायदा 4% में मिल गया, 6% का फायदा हुआ, वो टैक्सेबल होगा। कैसे? कंप्यूटेशन अभी करते हैं। हालांकि उससे पहले जरूरी चीजें, अगर पैटी लोन है, छोटे मोटे लोन है, मतलब 20,000 रुपए तक के, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं। और अगर लोन लिया है अपनी कुछ बीमारी, स्पेशल बीमारी का इलाज करवाने के लिए, खतरनाक बीमारी का, वही रोल 3A वाली है, 34 नहीं 3A है, 3A वाली का, तो भी टैक्स नहीं लगता। अगर रिम्बर्समेंट है मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी से, तो मैं इसका अभी आपको ट्रीटमेंट बताता हूं, पहले मैं कंप्यूटेशन बता दूं बेसिकली जो है वो आपकी। इसके अलावा लोन टेकन फॉर अदर पर्पस वो टैक्सेबल होते हैं। हाँ, मैं इसको पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ। आओ देखो, रीड आप वहां पे कर लेंगे। देखिए, एक एम्प्लॉय ने 1 जुलाई 2022 को मान लीजिए होम लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, ठीक है, और बोला कि मेरे को 10 लाख रुपए का लोन दे दीजिए एट द रेट ऑफ 4%, ठीक है, एट द रेट ऑफ 4%। क्लियर, समझ आ गया? अब मार्केट में जो रेट है, मार्केट रेट, वो कितना चल रहा है? 10%। बेनिफिट कितना हो गया सर? 6% का। तो टैक्सेबिलिटी निकाल लेते हैं इस केस में। कितने पर लगेगा? 10 लाख का 6% आप निकाल लेंगे। इस साल के लिए अगर आप कैलकुलेट करें, जुलाई में लिया ना, तो 9/12, 9 महीने के लिए, तो जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? इंटरेस्टिंग थिंग, सर ये 6% कैसे आया? अरे सर क्लियर है ना, 10 में से 4 गया, 10 में से 4 गया। सर ये 10 कैसे आया? ये 10 कैसे आया? ये 10% का रेट, कौन सा रेट लिया? सर बैंक इतने सारे होते हैं, एचडीएफसी, आईसीआई, एसबीआई, एक्सिस और आपके नॉन बैंकिंग, ये 10% कौन सा रेट उठाया है? दोस्तों यहां पर जो चलेगी, ये एचडीएफसी, एक्सिस वगैरह की नहीं चलेगी। हम चेक करेंगे कि जिस रेट पर ये होम लोन उठा रहा है ना अपने एम्प्लॉयर से, तो हम एसबीआई का रेट मैच करेंगे, और एसबीआई का भी रेट मैच करेंगे जिस दिन ये लोन ले रहा है, वो नहीं, इस ईयर के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल में, यानी कि क्या रेट था 1 अप्रैल को, क्या रेट था वो लिया जाएगा।
ये झंझट खत्म करा हुआ है कि ये बैंक वो बैंक, डेट ऑफ लोन वाली डेट ना। इस पर्टिकुलर ईयर में आपका यहां पर एसबीआई का क्या रेट था 1 अप्रैल को, दैट्स इट। उस नेचर का, पर्सनल लोन होता तो पर्सनल लोन का रेट देखते हम, इसी डेट पर देखते, इसी बैंक का देखते। तो ये फिक्स रखिएगा एसबीआई 1 अप्रैल, बाकी और किसी से कोई मतलब नहीं है। साथ ही अब यहां पर देखो है क्या, यहां पे बेसिकली सिचुएशन क्या है कि यहां पर मैंने सिंपली करा 10 लाख 6 लाख और 9% जो है इसका 9 महीने का जो है वो बेनिफिट निकाल दिया। ये कंप्यूटेशन तब होगी जब पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लेकिन यूजुअली इंप्लॉय क्या करते हैं, इंप्लॉय तो चुकाने लग जाते हैं। यहां पर बोला था मालिक, उसने बोला कि 1 जुलाई को क्या नाम है, इसने लोन ले लिया, 1 जुलाई को इसने लोन ले लिया और उसने बोला था कि सर मैं अगले महीने से 1 अगस्त से या उसकी अगस्त की 5 तारीख से हर महीने 50-50 हजार रुपए आपको चुकाने लग जाऊंगा। तो अगर क्वेश्चन आता है बिल्कुल फिक्स कि इतना लिया कुछ चुकाया नहीं, पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, तब तो सिंपल वाली ये कैलकुलेशन कर बैठेंगे। लेकिन अगर भैया अगर हमारे एसएससी अगर हमारे एम्प्लॉय क्वेश्चन में जो है वो रीपेमेंट करना शुरू कर देते हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीपेमेंट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में कंप्यूटेशन कैसे होगी, आपको क्या करना है, जिस डेट पर लोन लिया है, मान लो ये डेट अगर मान लो 20 जुलाई भी होती, आप उस महीने की लास्ट डेट पर पहुंच जाओ 31 जुलाई 22। इस डेट पर कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट था सर, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का 6% निकालेंगे एक महीने के लिए, अब पर मंथ कैलकुलेशन होगी। ओके, फिर अगली वाली डेट पर आ जाओ 31 अक्टूबर कह रहा हूं, अगस्त 2022। मान लो 50-50 हजार रुपए चुका रहा है, तो अगस्त की 1 तारीख को या 5 तारीख को मान लो चुका दिए थे, तो फिर कितने रह गए, 9.5 लाख। इसका 6% एक महीने के लिए कंप्यूटेशन कर लेंगे अब आप, ठीक है। फिर अगले महीने 30 सितंबर आ गया 2022, सर 50 हजार और चुका दिए होंगे, 9 लाख रुपए, 6% का फायदा एक महीने के लिए, कंप्यूटेशन होती जाएगी। तो अगर रिपेमेंट आएगी तो कंप्यूटेशन आपको पर मंथ बेसिस पर, मंथ वाइज यहां पर करनी पड़ेगी, और तब फिर आप जो है टोटल अमाउंट जो आएगा मार्च तक कैलकुलेट करेंगे, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रहेगा, और जो इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट। समझ आ गई बात? ओके जी, समझ आ गया, क्लियर, डन। अब आगे ध्यान दें, ये क्लियर हो गया। अब इसमें ना, अरे बाप रे, इतना बड़ा कैसे, छोटो हो जाओ। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, ध्यान देंगे जरा, ये वाला केस देखो। हाँ, कि जब जो हमने क्या बोला कि भाई मान लो एम्प्लॉय ने क्या नाम है आपका जो लोन है ये 20,000 तक का तो माफ होगा ही होगा ना, लेकिन अगर एम्प्लॉय ने लोन लिया था कि जी मैं बीमार पड़ गया हूँ, सीरियस बीमारी हो गई है और मेरे को इलाज के लिए पैसे चाहिए, क्लियर। मालिक ने बोला अच्छी बात है, ले ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर सीरियस बीमारी के लिए एम्प्लॉय से लोन लिया, एम्प्लॉयर से लोन लिया जाए तो टैक्स नहीं लगेगा, उसके इंटरेस्ट के बेनिफिट पर टैक्स नहीं मिलेगा। बाहर से इलाज करवाता 12% पे इंटरेस्ट देना पड़ता, मालिक ने बोला सीरियस बीमारी है मैं इलाज करवा देता हूं, तो किसी प्रकार का किसी इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन एम्प्लॉय को सीरियस बीमारी हो गई, वो जो बीमारी है वो उसकी मेडिकल इंश्योरेंस पे कवर है, फिर भी वो लोन मांग रहा है, दिक्कत है ना भाई, जब तूने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वहां से इलाज कराना, एम्प्लॉयर से क्यों ले रहा है? तो पता चला दिक्कत ये है कि जी मेडिकल इंश्योरेंस ठीक है, कवर्ड है, लेकिन पैसा थोड़ा लेट मिलेगा, रिम्बर्समेंट थोड़ी लेट होगी, इलाज हम आज करवाएंगे, कंपनी हॉस्पिटल में पैसा आज देना पड़ेगा, तो मेडिकल इंश्योरेंस वाले जो है पैसा थोड़ी देर बाद भेजेंगे, समय लगेगा। ये तो इस वजह से मुझे अपने मालिक से, एम्प्लॉयर से मांगने पड़ रहे हैं भाई, रीजन तो मतलब लॉजिक है, मतलब बनता है बात का। अब इस कंडीशन में टैक्सेबिलिटी कैसे करेंगे? ठीक है, देखो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, रटने वाली बात नहीं है, एक सिंपल सा नेचुरल सा सोशल एग्जांपल समझो, समझ आ जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं बोल चुका हूं ना आपको कि अगर सीरियस प्रॉब्लम्स के लिए कर लेगा, सीरियस बीमारी के लिए लेगा तो एग्जेम्प्टेड है, उसी नेचर को अप्लाई करो। देखो डेट ऑफ लोन मान लो 1 जनवरी
2022 था, ठीक है, 2 लाख का था, ठीक है, 2 लाख का था, इंटरेस्ट फ्री था। मार्केट में अगर ये पर्सनल लोन कह लो, कुछ भी कह लो, अगर उठाता तो 12% पे मिलता, ठीक है, सीरियस बीमारी के लिए लिया, ये बिल्कुल क्लियर है। इसने इलाज करवाया इस बीच जो भी है, क्लियर, और डेट ऑफ रीइंबर्समेंट, जब मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने देखा कि हाँ इसने इलाज करवाया, ठीक है, इसका पैसा इसको रिम्बर्स करवाओ, तो इन्होंने क्या करा, मान लो क्या नाम है आपका, 1 अक्टूबर को पैसा जो है वापस कर दिया, 2 लाख रुपए रिम्बर्स कर दिए, क्लियर, 2 लाख रुपए रिम्बर्स कर दिए। अब जब ये 2 लाख रुपए रिम्बर्स हो गए तो कायदा ये बनता था ना एम्प्लॉय का कि यार तू ये पैसे अपने एम्प्लॉयर को लौटा, है ना, तूने मेडिकल रिम्बर्समेंट लेट मिल रही थी, कंपनी से, मेडिकल कंपनी से पैसे मिल जाते ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि भाई लेट मिल रहे थे तो मैंने मालिक से ले लिया, ठीक है ले ले, लेकिन जब मेडिकल कंपनी से मिल जाएंगे तब तो अपने मालिक को लौटा दियो ना, बात तो सही है। लेकिन इसने लौटाए 1 दिसंबर को जाके, डेट ऑफ रिटर्न, तो लॉ ये कहता है कि इस पीरियड में तो टैक्स नहीं लगेगा, इस पीरियड में टैक्स नहीं मिलेगा, नहीं लगेगा। लेकिन जब उसके पास पैसा आ गया था तो तभी लौटा देना चाहिए था ना, इसने नहीं लौटाया, इसने 2 महीने बाद लौटाया, तो इसे 2 महीने पर टैक्स लगेगा, क्योंकि अब ये बाध्य नहीं था, इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उस सिचुएशन में 2 लाख रुपए पर 12% के हिसाब से 2 महीने का टैक्स इसको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट की वैल्यू पर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू में जुड़ेगा। बराबर है सिचुएशन, कोई समस्या, कोई दिक्कत, सिंपल सा लॉजिक। तो ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। बाकी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे वाले पॉइंट्स पर आते हैं। कहाँ गए, हाँ ये रहा भाई। इसके अलावा फैसिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग, टूरिंग, हॉलीडे, घूमने गए, तो सीधी सी बात है, अगर खर्चा ऑफिशियल है तो एग्जेम्प्टेड है, अगर खर्चा पर्सनल है तो फिर टैक्सेबल है। आप ऑफिस की तरफ से टूरिंग वगैरह पर गए थे, ऑफिशियल वर्क के लिए गए थे, तो टैक्स नहीं लगेगा, और पर्सनल है तो टैक्स लगेगा। अब अक्सर बेसिकली जो सारे के सारे एग्जांपल है ना, वो इसी कैटेगरी में आएंगे कि अगर वो है कैटेगरी में किसके, ऑफिशियल नेचर की, तो टैक्स नहीं लगेगा, पर्सनल है तो टैक्स लगेगा, ठीक है। ऐसे खाना वाना दे दिया खाने के लिए, तो स्नैक्स वगैरह जो मिलते हैं, खाना अगर मिलेगा रिमोट एरिया वगैरह में तो वो माफी है, अदरवाइज ऑफिस में, नॉर्मल लिविंग में, एक अच्छे सिटीज में है ऑफिस, तो स्नैक्स वगैरह जो है उस पर तो टैक्स नहीं लगता, उस पर तो टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर जो खाना है, खाना वो 50, अगर वो आपका बिजनेस आवर्स में मिलता है, बिजनेस आवर्स में मिलता है, तो 50 रुपए पर मील तक, 50 रुपए पर मील तक वो माफ होता है, साल में 300 दिन, साल में 300 दिन, ठीक है। लेकिन अगर नॉन बिजनेस आवर्स के दौरान मिलेगा ना, तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। नॉन बिजनेस वो करा जी मेरा ब्रेकफास्ट भी भिजवाओ, मेरा डिनर भी भिजवाओ, तो वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ओके जी, ठीक है। गिफ्ट अगर कोई मिलता है एम्प्लॉइज को, तो कैश गिफ्ट पूरे तरीके से टैक्सेबल होते हैं। अगर आपका क्या नाम है कोई गिफ्ट वगैरह मिलता है तो वो 5,000 रुपए तक माफ होता है। 5,000 से ऊपर के अगर गिफ्ट मिले तो 5,000 माइनस करके टैक्स लगेगा। क्रेडिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी अगर ऑफिशियल है तो निल है, अदरवाइज आपका पर्सनल यूज के लिए है तो टैक्सेबल रहेगा। ये बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग। क्लब फैसिलिटी अगर वो सारे एम्प्लॉइज के लिए है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, स्पेशली किसी एम्प्लॉय के लिए रखी गई और वो ऑफिशियल पर्पस के लिए तो टैक्स नहीं लगेगा, पर्सनल पर्पस के लिए तो टैक्स लगेगा, ठीक है। यूज ऑफ इमूवेबल एसेट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर लैपटॉप कंप्यूटर है तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन अदर एसेट्स पर या तो 10% ऑफ कॉस्ट पर टैक्स लगेगा, या फिर जो कंपनी ने रेंट पे करा है उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। अमाउंट अगर रिकवर हुआ कोई तो वो माफ कर दिया जाएगा, मतलब वो लेस हो जाएगा। और सेल ऑफ एसेट बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, ये एक अच्छा टॉपिक हमारा, ये अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट आ गया, लास्ट पॉइंट आ जाता है दोस्तों। मैं इसको समझा देता हूं, देखो इसको, इसमें टैक्स कैसे लगेगा। व्हाट इज सेल ऑफ मूवेबल एसेट? कोई कंपनी की एसेट थी, कोई एसेट जो है वो कंपनी की थी, कंपनी उसको इस्तेमाल करती थी, क्लियर। और हुआ क्या कि पुरानी हो गई तो एम्प्लॉय ने बोला कि यार ये मुझे ही दे दो, सीधी सी बात है। अब
सीधी सी बात है, बाहर से अगर वो बाहर बिकती थोड़ा महंगा बिकती, या बाहर एम्प्लॉय बाहर से खरीदता थोड़ा महंगा में खरीदता, लेकिन यहाँ पर कंपनी में कॉन्टैक्ट्स की वजह से उसको सस्ती मिल गई। तो सस्ती मिल गई, सरकार की इस पर भी नजर है, कितनी सस्ती मिल गई, इतनी सस्ती मिल गई, लाओ टैक्स दो। तो जो टैक्सेबल वैल्यू है इस केस में किस तरह से निकलेगी उस एसेट की? कंपनी कह रही है देखो मुझे कॉस्ट बता दो उस एसेट की क्या थी। कॉस्ट बोले तो कंपनी ने एक्चुअल में कितने में खरीदा था, माइनस कर दो उसमें से कितने का डेप्रिसिएशन उसके ऊपर अभी तक लग चुका होगा, कितने से डेप्रिसिएट हो गई होगी, माइनस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, ओके, वो यहां आ जाएगा। तो मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हूं, अरे बाप रे मालिक, ठीक है, मैं आपकी कंपनी में एम्प्लॉय हूं। आपकी कंपनी में एक सोफा रखा हुआ था, वो कंपनी ने सोफा खरीदा था आज से कई साल पहले, ठीक है, कई साल पहले मतलब 1/7/2018 को खरीदा था। आज डेट है 1 मई 2022, बहुत साल हो गए। इस डेट पर कंपनी ने खरीदा था 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए यहां पर आ गया। अब ये पुराना हो चुका है इन सालों के दौरान, ठीक है। मैंने बोला मालिक मुझे दे दो ना ये सोफा, हमने बोला ले जा, कितने पैसे देगा? सर मेरे पास तो 50,000 रुपए हैं। चल 50,000 रुपए दे और ले जा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, मुझे फायदा हो गया, 2 लाख की चीज मुझे 50,000 में मिल गई। खैर 2 लाख की तो नहीं मिली, इस दौरान इस पर डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, है ना, डेप्रिसिएशन भी लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। कितना डेप्रिसिएशन लगा होगा? पहले ईयर्स काउंट करो, तो ईयर्स कितने हो गए? सर ये 3 साल 10 महीने आ रहा है, तो पहली बात 10 महीने को काट दो, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स देखो, सिर्फ 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। 3 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 10% पर एनम के हिसाब से, तो 2 लाख का 10% 20,000, 3 साल के लिए 60,000 रुपए। मुझे पूरा का पूरा फायदा हुआ है 90,000 रुपए का। ये टैक्सेबल वैल्यू होगी, दैट विल बी द टैक्सेबल वैल्यू, ये टैक्सेबल वैल्यू में आएगी। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिक्कत परेशानी नहीं सर, ये आ जाएगी। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, आपने बोला ये 10% के हिसाब से जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, आपने बोला 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड, ये कहां पे लिखा है? दोस्तों कहीं नहीं लिखा है, ये बेसिकली यहां लिखा है। अलग अलग रेट है, अलग अलग रेट है। अगर लैपटॉप कंप्यूटर इनसे रिलेटेड कोई एसेट होगी तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 50% के हिसाब से। मैंने 10% से लगाया था ना, आपने 50% के हिसाब से लगाना है, लेकिन WDV मेथड, हर ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। अगर कार मैंने खरीदी होती आपसे तो 20% लगता WDV मेथड से, डेप्रिसिएशन निकालना आपको आता है, बड़े एक्सपर्ट हैं आप ऑब्वियसली। और अदर कोई एसेट होती जैसे कि फर्नीचर आ गया तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड से होता है 10% कॉस्ट से, तो 10% यहां से आया था। तो इस रिस्पेक्टिव फॉर्मूले की वजह से आप अप्लाई करेंगे। ओके, ये पर्क्स का पॉइंट डन हुआ। रेस्ट ले लीजिए, पानी वाली पी लीजिए चाहे तो। स्टार्ट करते हैं उसके बाद फिर अपना रिटायरमेंट बेनिफिट, इस कंटेंट को भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो दोस्तों जब मैं रिटायरमेंट बेनिफिट की बात कर रहा हूं तो रिटायरमेंट बेनिफिट में जैसा कि हम जानते हैं कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जो जो बेनिफिट्स एक एम्प्लॉय को मिलते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर, उनकी सबकी टैक्सेबिलिटी जो है देखी जाएगी। नॉर्मली इसमें 4 मेन हेड आते हैं, जिसमें आपका प्रोविडेंट फंड आ गया। हालांकि प्रोविडेंट फंड ओवर द जर्नी ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे एक्यूमुलेटेड बैलेंस जो है उसको मिल जाता है, तो हम ट्रीटमेंट सबकी एक साथ देखेंगे। प्रोविडेंट फंड हो गया, इसमें ग्रेच्युटी आ जाता है, पेंशन आ जाता है, और लीव सैलरी या लिव इन कैशमेंट आ जाता है। लीव सैलरी ड्यूरिंग द जॉब भी मिलती है, लेकिन एट द ऑप्शन ऑफ एम्प्लॉय ये उनके पास चॉइस रहती है कि अगर वो पूरा पैसा इकट्ठा कर रिटायरमेंट के टाइम पर विड्रॉ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो ये 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले मैं प्रोविडेंट फंड की बात कर लेता हूं। प्रोविडेंट फंड की जो टैक्सेबिलिटी है दरअसल वो 4 तरह के हमारे प्रोविडेंट फंड में देखी जाती है। एक है आपका स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जो यूजुअली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है। एक है आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए होता है, लेकिन जो इनकी स्कीम होती है इनके ट्रस्ट की वो प्रोविडेंट फंड एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उनकी तरफ से नोटिफाइड होती है। एक है यूआरपीएफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ये भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन जैसे इनकी स्कीम ट्रस्ट से नॉमिनेटेड है इनकी नहीं होती। और फाइनली लास्ट आता है पीपीएफ। पीपीएफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं आता। पीपीएफ बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए भी होता है, उन्हीं के लिए होता है बेसिकली, लेकिन अब इसको अब अलग से नहीं पढ़ेंगे, यहीं पे एक साथ पढ़ेंगे, तो मैंने यहीं पे टॉपिक डाल दिया। अब वर्किंग प्रोविडेंट फंड की आपको मालूम होनी चाहिए। होता क्या है,
कि हर महीने जब बेसिकली एक एम्प्लॉय को उसकी सैलरी मिलती है, तो उसके सैलरी का एक हिस्सा एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है और उसको हटने के बाद उसको सैलरी इन कैश मिलती है। ओके, इन कैश और इन काइंड या उसके अकाउंट में जो भी आप कहो। तो एम्प्लॉय की सैलरी का एक हिस्सा उसके प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाता है, उसको बोला जाता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, बाय द रूल ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट एक हिस्सा एम्प्लॉय डाल रहा है और उतना ही अमाउंट जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, उसको भी डालना पड़ता है। उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। तो ये अलग से बेनिफिट हो गया, ये तो एम्प्लॉय की सैलरी से गया और ये अलग से मिला। अब ये दोनों अमाउंट जो है प्रोविडेंट फंड में जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद साल दर साल जो है इनके उसके इस अमाउंट के ऊपर उनको इंटरेस्ट जो है वो मिलना शुरू हो जाता है। मतलब पहले दिन से मिलने लग जाता है, बट इंटरेस्ट मतलब हर साल के एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे मिलता रहेगा। और जब रिटायरमेंट होगी तो वो सारा का सारा पैसा जो है अपना भी, अपने एम्प्लॉयर का भी, इन दोनों पर जो इंटरेस्ट है वो भी सारा का सारा रिटायरमेंट के टाइम पर मिल जाता है। दैट इज एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो, हर साल एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है, अलग से एम्प्लॉयर का बेनिफिट भी मिल रहा है और उसको इंटरेस्ट भी अर्न हो रहा है। एसपीएफ में दोस्तों जो ये वाला फंड है, ये वाला पोर्शन होता है, ये एलिजिबल होता है अंडर 80C की डिडक्शन के लिए। ओके, जैसे आपने देखा ना, अभी हमने अंडर सेक्शन 16 की जो डिडक्शंस है उनके बारे में बात करी। तो वहां पर क्या था, वहां पर क्या प्रोविजन था हमारा कि जो भी अमाउंट है वो टोटल सैलरी में से माइनस हो जाएगा। ऐसे ही आगे चल के हम एक डिडक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। डिडक्शन में वो बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हमें अपना टैक्स बचाने का मौका मिलता है। तो एम्प्लॉय का जो भी अमाउंट प्रोविडेंट फंड में गया है, एसपीएफ में गया है, वो टोटल इनकम में से माइनस करने का राइट उनके पास रहेगा, अपना टैक्स बचाने का राइट रहेगा। उसे 80C की डिडक्शन कहते हैं। तो वहां से घटाने का राइट उनके पास है। साथ ही एम्प्लॉयर की तरफ से जो एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिला है, एक तरह से टैक्स लगना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये एग्जेम्प्टेड है, सीधी सी बात है, इस पर टैक्स नहीं लगता। इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी एग्जेम्प्टेड है, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। क्लियर? और एक्यूमुलेटेड बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अगर हम देखें तो ये वाला अमाउंट भी आपका एग्जेम्प्टेड रहेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बल्ले बल्ले हो गई, अपने अमाउंट की डिडक्शन मिल गई और बाकी सब एग्जेम्प्ट है। जब हम आरपीएफ पर आते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आते हैं, तो ये 80C की डिडक्शन इनके लिए भी अवेलेबल होती है। जो इनका कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में, वो 80C के तहत डिडक्शन के रूप में घटाया जा सकता है। जो मालिक का खुद का कंट्रीब्यूशन है, ओके, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा, लेकिन अप टू 12% ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी। सैलरी दोस्तों इसमें एचआरए वाली होती है, बेसिक पे, डी एज पर टर्म और परसेंटेज कमीशन ऑफ सेल। उन तीनों चीजों को जोड़ के हम 12% निकालेंगे। उस 12% की लिमिट में अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12% से अगर क्रॉस करेगा तो जो ज्यादा वाला अमाउंट होगा वो टैक्सेबल रहेगा। हालांकि इन रियलिटी 12% तक कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, 9-10% तक ही करते हैं, जो प्रैक्टिकल में आपको बताऊं। इंटरेस्ट की बात करें, जो इनको इंटरेस्ट मिला है वो भी एग्जेम्प्टेड है, वो भी एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अप टू 9.5% ऑफ सैलरी, सॉरी, अप टू 9.5% ऑफ पर एनम। मतलब अगर एक ऐसी स्कीम में, ऐसे प्रोविडेंट फंड में आपका पैसा जमा है जो 10%, 11%, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो 9.5% से जितना अमाउंट ज्यादा होगा, मान लीजिए 10.5% है, तो उस 1% वाले हिस्से पर टैक्स लगेगा। इन रियलिटी ये रेट भी 9.5% तक नहीं है, 8-8.5% के आसपास ही है। और एक्यूमुलेटेड बैलेंस, जब रिटायरमेंट के टाइम पर ये सारा का सारा पैसा मिलेगा तो ये आपका देखा जाए तो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट रहता है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। ओके, डन दोस्तों। यूआरपीएफ, अब ये अनरिकॉग्नाइज्ड है तो समझ सकते हैं कि इनको बेनिफिट थोड़े कम मिलेंगे, तो 80C के लिए ये एलिजिबल नहीं होते। क्लियर? इनका जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है वो आपका बेसिकली एग्जेम्प्ट रहता है। सर एग्जेम्प्ट रहता है, आप ऐसे कैसे एग्जेम्प्ट रहता है? इंटरेस्ट दोस्तों इनका एग्जेम्प्ट रहता है। अरे आप तो कह रहे थे सर थोड़े बेनिफिट कम हो जाएंगे, ये भी एग्जेम्प्ट है, ये भी एग्जेम्प्ट है। दरअसल सरकार क्या कहती है कि यार छोटे छोटे अमाउंट पे क्या टैक्स लगाना। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जब सीधा एक साथ मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तब इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तब इसके ऊपर टैक्स ये कैसे लगाएंगे, ध्यान दो। इसमें 3 हिस्से जो होते हैं, इसमें बेसिकली जब रिटायरमेंट हो जाती है तो
चार चीजें मिलती हैं हर एम्प्लॉइज को, चार चीजें मिलती हैं। वो क्या? एक तो जो इसका खुद का कंट्रीब्यूशन था, एक तो उसका खुद का कंट्रीब्यूशन जो था एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, वो मिलता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो मिलता है। इसके अलावा इन दोनों पर जो इंटरेस्ट होता है, इन दोनों पर जो इंटरेस्ट होता है वो मिलता है, इसके ऊपर और इसके ऊपर, दो तरह का, चार चीजें मिल जाती हैं। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि देखो इसका तो कोई लेना देना है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली पहले ही सैलरी में जुड़ के टैक्सेबल हो चुका है। यहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, उसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होता है, और ये जो इंटरेस्ट है जो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर था वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में टैक्सेबल होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो जो बेनिफिट छोड़ा था ना, यहाँ पे बेसिकली जो बेनिफिट छोड़ा था, यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट पे टैक्स लगता, एक साथ इकट्ठा जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस में बड़े रूप में मिला गवर्नमेंट ने तब टैक्स लगा दिया, तब टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगी। ओके, एंड फाइनली पीपीएफ बचता है। पीपीएफ में दोस्तों ये तो पॉसिबल, सॉरी पीपीएफ में भी अगर मैं बात करूं, पीपीएफ में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि ये तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए। हाँ, 80C की डिडक्शन इनके लिए अवेलेबल होती है, इनका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट रहता है, और अगर इनको एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है तो वो भी इनका एग्जेम्प्ट रहेगा। सो दैट्स द कंप्यूटेशन। ये टेबल सिंपल सी आपको याद रखनी है प्रोविडेंट फंड के अंदर, इससे बाहर प्रोविडेंट फंड में और कोई प्रोविजन आपका नहीं बचता है दोस्तों। ओके, आगे विड्रॉल ऑफ आरपीएफ की बात करते हैं। मतलब सर देखो, आरपीएफ में मैंने आपको भी बताया, आरपीएफ में 80C की एग्जम्पशन मिलती है, 12% तक एग्जेम्प्ट है, 9.5 तक माफ है इंटरेस्ट, और ये भी एग्जेम्प्ट है। यूआरपीएफ में डिडक्शन नहीं मिलती, ये एग्जेम्प्ट है लेकिन यहां पर टैक्स लग गया। अब रूल ये है, अगर आपने जॉब, या ध्यान दीजिएगा, अगर आपने जॉब 5 साल से पहले डिसकंटिन्यूड कर दी, अगर आपने जॉब 5 साल से पहले डिसकंटिन्यूड कर दी कि जी बहुत काम कर लिया, अब काम करने का मन नहीं बिल्कुल भी, हम रिटायर हो रहे हैं 5 साल काम करके, तो आरपीएफ की ट्रीटमेंट यूआरपीएफ की तरह होगी। मतलब जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपको मिलेगा, दरअसल ये वाली ट्रीटमेंट जो है एक्यूमुलेटेड बैलेंस पे लगेगी। आरपीएफ के एग्जाम, अगर आरपीएफ का एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या एग्जेम्प्ट है, लेकिन आरपीएफ आपने आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करा, जॉब करी 5 साल से कम, तो ये ट्रीटमेंट ली जाएगी, आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। ओके, हाँ वो बात अलग है, कंपनी बंद हो गई, सिनेरियो ही नहीं रहा काम करने का, एम्प्लॉय की किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ डिसेबिलिटी हो गई, आप वो कंटिन्यू नहीं कर सकता आगे काम करना, तो उस सिचुएशन में फिर आरपीएफ की ट्रीटमेंट ही ठीक है, अदरवाइज यूआरपीएफ की तरह ट्रीट होगा। ओके दोस्तों, दैट्स इट, क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने यहां पे डाला हुआ, चलो मैं आप इसको करा देता हूं। यूआरपीएफ का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको करा देता हूं ग्रेड को लेकर। कई बार अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ग्रेड जब पे दिया होता है तो हम इनकम कैसे निकालें। तो बहुत आसान है दोस्तों, देखो 1 अप्रैल 2019 को इसकी ज्वाइनिंग थी, तो जब इसने ज्वाइन करा ना तो इसकी बेसिक पे 5,000 थी और डीए 3,000 था। अब एक साल बाद 1/4/20 को इसकी सैलरी 1,000 बेसिक पे, इसकी सैलरी बेसिक पे सैलरी 1,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी, और डीए 500 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए हो जाएगा। ठीक है, ये 1,000 रुपए से कब तक बढ़ेगी, जब तक 8,000 तक नहीं पहुंच जाता, और उसके बाद फिर 1,500 से, मतलब 1/4/21 को ये हो जाएगी 7,000, और डीए हो जाएगा दोबारा 500 रुपए से बढ़ के 4,000। 1/4/2022 को ये बढ़कर हो जाएगी 8,000, और ये बढ़कर हो जाएगा 4,500। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 22-23 के लिए, वो बेसिकली इससे करेंगे। ये बेसिक पे रहेगी 8,000 और डीए रहेगा 4,500। द नेक्स्ट कंडीशन इज, द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप मान लो कैलकुलेशन कर रहे हैं 23-24 के लिए, तो फिर उसके बाद आप बेसिक पे को 1,500 रुपए से बढ़ाओगे और डीए को 1,000 रुपए से बढ़ाओगे। तो ये बेसिकली काम करने का तरीका होता है किसका, आपके ग्रेड पे का। ओके, बाकी ठीक है, ये क्वेश्चन आप बाकी करिएगा इसको प्रॉपरली। प्रैक्टिकल क्लास अगर पॉसिबल हुआ तो उसको ऐड करा जाएगा एक अलग सेगमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, ये कुछ नहीं, बेसिकली एक अलग स्कीम है, अलग पैटर्न है अपने एम्प्लॉयज का पैसा जुड़वाने का। तो बिल्कुल सिंपल है, बड़ा बढ़िया है। इसमें जो आपका एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन है वो 80 सीएमएस की डिडक्शन मिलती है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है, इंटरेस्ट भी फुली एग्जेम्प्ट रहता है, और अगर विड्रॉल करा जाए तो सीधी सी बात है डेथ के केस में, रिटायरमेंट के केस में वो भी एग्जेम्प्ट रहता है। सर ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है। हाँ जी, लेकिन ना इसकी कंडीशन है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, सुपर एनुएशन फंड मिलाकर 7.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। सर थोड़ा एलैबोरेट करिए। कोई बात नहीं, इस वाले पॉइंट को भी रोको, कट करो। ये डिडक्शन वाला चैप्टर जब आएगा तब मैं डिडक्शन वाले पॉइंट में वहां पे 80CCC के अंदर, 80CCD के अंदर मैं तब ये पॉइंट आपको बताऊंगा, वरना अभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ओके, अदरवाइज इसके सारे प्रोविजन आपके एग्जाम्प्ट है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे सामने आती है ग्रेच्युटी। ओके, ग्रेच्युटी, तो ये रिवीजन आपकी प्रॉपरली इस तरीके से चलती रहनी चाहिए। सारे के सारे पॉइंट्स आपने अपनी नोटबुक वगैरह ओपन करी हुई है, टिक मार्क करते चलो, मेन पॉइंट्स वहां पे नोट डाउन करते चलो। इसके साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी दोस्तों आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, वो जरूरी है। मैं इसके जो लेक्चर्स है उसके बाद भी कोशिश करूंगा कि अगर पॉसिबल हो सके तो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड करवाऊं हर एक के। फॉर नाउ इन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते चले, कोई डाउट आपका आएगा तो वो आप बताना डेफिनेटली। ग्रेच्युटी अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एक लमसम अमाउंट मालिक की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को दे दिया जाता है। ओके, ग्रेच्युटी हो गया। ठीक है, ये देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और सीधा सीधा लिख दिया फुल्ली एक्सेप्ट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो लोकल अथॉरिटी है, उनके जो भी ग्रेच्युटी मिलती है पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट रहती है। फंसे कौन? फंसे कौन भैया? नॉन गवर्नमेंट वाले, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले। ये रहे। इनकी टैक्सेबिलिटी बताओ। इनकी टैक्सेबिलिटी दोस्तों होती है दो तरीके से, कि जो इनकी स्कीम है ग्रेच्युटी की, वो या तो कवर्ड है ग्रेच्युटी एक्ट में या नॉट कवर्ड है। दो केस में कैलकुलेशन होगी। कैलकुलेशन कैसे होगी? वही पुराना तरीका, प्राचीन तरीका, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। अब रिसीव्ड क्वेश्चन में होगी, एग्जेम्पशन हमें निकालनी है। एग्जेम्पशन इज लीस्ट ऑफ, ये तीन चीजें क्या है? एक्चुअल रिसीव्ड, 20 लाख रुपए की ओवरऑल लिमिट, राइट, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका यहां पर आता है, दैट इज 15 डेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर और पार्ट देयर ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसको मैं शॉर्ट में लिखवा दूं यहां पर दोस्तों, 15/26 इंटू ईयर्स, जितने साल उन्होंने काम करा। और याद रखिएगा ये 6 मंथ एडजस्टेड होते हैं इस वाले केस में। इस वाले केस में 6 मंथ एडजस्टेड होते हैं, एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब अगर किसी ने जॉब करी है 20 साल 8 महीने तो उसको 21 साल ले लेना। अगर 20 साल 5 महीने हैं तो 20 साल, 6 महीने तक के टाइम के लिए वापस आ जाएंगे। और यहां पर आता है लास्ट सैलरी, जो उसकी लास्ट सैलरी रही होगी वो ली जाएगी। और इस सैलरी के अंदर क्या आता है दोस्तों? सिर्फ बेसिक पे और डीए, सिर्फ बेसिक पे और डीए, ये दो चीजें आएंगी। क्लियर? डन। जबकि इधर ये पहला पॉइंट भी सेम है, दूसरा पॉइंट भी सेम है। नॉट कवर्ड में सिर्फ लास्ट वाला पॉइंट बदलता है, दैट इज व्हाट, 15/30। यहां पे 15/26 है, यहां पे 30 है। याद रखिएगा, वहां पे संडे हटाए या संडे नहीं हटाए हैं। इनटू ईयर्स, ईयर्स ओनली, जितने साल तक उसने काम करा, ओनली ईयर्स। ठीक है, यहां पे मंथ को नहीं देखा जाएगा। 20 साल 11 महीने 25 दिन भी आ रहा है, 28 दिन भी आ रहा है, 29 दिन भी आ रहा है, तो भी 20 साल ही लेंगे। एंड लास्ट 10 मंथ, लास्ट 10 मंथ्स एवरेज सैलरी, लास्ट 10 मंथ एवरेज। पिछले यहां पे क्या था? लास्ट सैलरी जो है उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी थी, यहां पे पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी लेंगे। ओके, डन, समझ आ गया। तो ये कंप्यूटेशन करनी है, दोनों में लगभग सारे पॉइंट सेम है, सिर्फ जो तीसरी वाली कैलकुलेशन है वो बदली जाती है। याद रखेंगे इस चीज में। ओके दोस्तों, ये बाकी सारे इसके प्रोविजन है, आप सिंपल सिंपल से रीड आउट करेंगे। क्लियर? उसके बाद आगे आ जाइए। ये एक क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने इसका सॉल्यूशन भी पूरा का पूरा दिया है। मॉड्यूल से अच्छा क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट भी आपके कवर होंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा जहां तक पॉसिबल हुआ हर चैप्टर की एक जो कैलकुलेशन है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास वो भी डालूं, या हो सकता है आपके साथ लाइव सेशन आए तो ये हो जाएगा, और उन क्वेश्चंस का कंटेंट होगा तो काफी अच्छी हेल्प हो जाएगी। ओके, टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन की बात करते हैं। पेंशन बहुत सिंपल, पेंशन का लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए।
रिटायरमेंट के बाद अपने सर्वाइवल के लिए एक अमाउंट एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, दैट इज व्हाट पेंशन। अब पेंशन दो तरीके से होती है, बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं पेंशन के। जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसकी ईयर ऑफ सर्विस के हिसाब से उसका एक पेंशन फंड क्रिएट हो जाता है। उस पेंशन फंड को उस ऑप्शन होता है एम्प्लॉय के पास कि या तो वो लमसम विड्रॉ कर सकता है अप टू 60%, ठीक है, और बाकी का फिर उसको मंथली पेंशन मिलती रहेगी, या फिर वो ओवरऑल को ही मंथली पेंशन में कवर कर सकता है। इन शॉर्ट पेंशन दो तरीके की हो गई, एक तो जो मंथली मिलेगी, और दूसरा जिस साल वो रिटायर हुआ था उसने टोटल फंड में से कुछ एक्यूमुलेटेड बैलेंस निकाल लिया। क्लियर? ध्यान देना। अब क्या है, अब से सिचुएशन क्या है, तो पेंशन के पेंशन के दो पार्ट हो गए, एक तो कम्यूटेड और एक अनकम्यूटेड, ठीक है ना जी। तो अनकमिटेड पेंशन जो है आपकी, ये अनकमिटेड का मतलब बेसिकली मंथली, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको आसानी समझ आ जाएगा, जो मंथली बेसिस पर मिलती है और वो पूरे तरीके से टैक्सेबल होती है हर एक के लिए। कम्यूटेड पेंशन जो है, जो कम्यूटेड पेंशन है, वो जो लमसम में निकाल ली, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो एग्जेम्प्ट है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जेम्प्टेड है, और बाकी के लिए टैक्सेबल रहेगी। बाकी के लिए क्या रहेगी? टैक्सेबल रहेगी। कैसे टैक्सेबल रहेगी बाकी के लिए? ये टेबल आ गई। अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है, अगर ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो 1/3 ऑफ द पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और अगर ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई है तो 50% या हाफ जो एग्जेम्प्ट हो जाएगी पेंशन की। सर इसको प्लीज थोड़ा सा एलेबरेट करिए। आइए, दिक्कत वाली बात क्या है, ध्यान दो, ध्यान दो। इंसान हुआ रिटायर, ये उसका 100% पेंशन फंड है, ठीक है। मैं आपको पूरा क्वेश्चन करा देता हूं। 31 ऑफ दिसंबर को एक आदमी रिटायर हुआ, ठीक है, 100% उसका पेंशन फंड है। उसकी पेंशन बनी, मान लीजिए 8,000 रुपए पर मंथ, 8,000 रुपए पर मंथ। क्लियर? उसने 1 मार्च को इसका 60% कम्यूटेड करवा लिया, और अब 60% कंप्यूट करवाने के बाद उसको मिले टोटल मान लेते हैं 3,60,000 रुपए, 3,60,000 रुपए उसको मिलते हैं। क्लियर? टैक्सेबल पेंशन हमें निकालनी है। देखो बड़ी सिंपल, टैक्सेबल पेंशन हम निकाल रहे हैं। मंथली की बात करते हैं। मंथली कैसे? जनवरी की प्लस फरवरी की और फिर मार्च की। यहां पर मिली 8,000, यहां पर मिली 8,000 और यहां पर मिली 3,200, टोटल हो गई 19,200। मुझे पता है 8,000 क्लियर होगा, 8,000 क्लियर होगा, 3,200 में दिक्कत होगी। देखो समझिए, 100% फंड के हिसाब से 8,000 तो मिल ही रही थी ना। क्लियर? जब इसने 100 में से 60% कम्यूट करवा लिया तो अब फंड में कितना बचा? सर अब फंड में बचा 40%। तो 100% अगर 8,000 थी तो 40% कितना हो गया? 8,000 का 40% 3,200 मिला करेगी भैया। अब तो टोटल इन 3 महीनों में कितनी मिल गई? 19,200। अब कम्यूट वाली पेंशन निकाल लेते हैं। कम्यूटेड जो है, जो कम्यूटेड पेंशन है हमारी, वो कितनी? टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। रिसीव्ड कितनी है? 3,60,000 माइनस एग्जेम्प्टेड। अब इस क्वेश्चन में ग्रेच्युटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ग्रेच्युटी मिली है, ठीक है। तो 1/3 ऑफ पेंशन फंड एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 1/3 कैसे निकलेगा? ध्यान देंगे जरा। अगर 60% के रूप में 3,60,000 मिला है तो 100% कितना होगा? दैट्स वेरी इजी, 3,60,000 इंटू 100/60, ये कर देंगे, इंटू 100/60, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, दैट्स इट। टोटल 6 लाख रहा होगा, तो 3,60,000 में से 1/3 यानी कि 2 लाख रुपए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। तो जो बैलेंस है आपका 1,60,000 रुपए, दैट विल बी द टैक्सेबल, वो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा।
तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन रखनी है। अगर क्वेश्चन में ग्रेचुटी नहीं रिसीव होती तो 1/3 की जगह हाफ आ जाएगा, दैट्स इट, और आपने इसमें कुछ अप्लाई करना नहीं है, सीधी सीधी बात है। क्लियर दोस्तों, डन। ये पेंशन वाला पॉइंट हुआ, क्वेश्चन हमने यहां पे देखा। ओके और कुछ सर्टेन केसेस देखो जो गैलेंट्री अवार्ड विनर होते हैं, बेसिकली आपका देखा जाए तो ये आपका उनको उनकी फैमिली पेंशन वगैरह जो पूरे तरीके से एग्जेम्प्ट रहती है, उन पर टैक्स वगैरह नहीं लगता है, ठीक है। ये सिंपल सी रीडिंग है आपकी। लीव सैलरी पर आ जाते हैं। लीव सैलरी अक्सर बड़ा परेशान करती है, इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ कंप्यूटेशन वाला जो पार्ट है वो हमारा इंटरेस्टिंग है। हालांकि इसमें समझते हैं लीव सैलरी का, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर होगा। लीव सैलरी, छुट्टी थी भाई, घर बैठते आराम से मौज लेते, घर पे बोला कि नहीं बीवी मारती है तो मैं ऑफिस में आके काम करूंगा। ओके, वो ऑफिस आया, काम करने लगा, तो छुट्टी वाले दिन काम कर रहा है तो एक्स्ट्रा मनी मिलेगा, तो महीने के एंड में वो अपनी हर महीने हर छुट्टी का हिसाब किताब करके अपनी लीव सैलरी ले लेता है। तो ड्यूरिंग द जॉब जो लीव सैलरी मिलती है वो टैक्सेबल होती है। वो क्या रहती है, वो पूरी की पूरी टैक्सेबल रहती है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा ऑप्शन ये आता है ऑन टर्मिनेशन। एम्प्लॉय ने बोला जी घर मेरे को दे दोगे तो वही बीवी छीन लेगी घर पे, तो मैं काम करूंगा, जब रिटायर होऊंगा ना तब एक साथ लमसम में पूरा का पूरा अमाउंट ले लूंगा, पूरा का पूरा अमाउंट जो वो आपसे ले लूंगा, ठीक है। तो जितने भी छुट्टियां उसकी इकट्ठी होती है पूरी जिंदगी में, उनका पैसा वो एक साथ कलेक्ट कर लेता है। अब अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिले तो ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, इनकी मौज है भैया। अगर अदर को मिले तो इनके लिए टैक्सेबल ट्रीटमेंट हमें निकालनी पड़ती है। अब वो टैक्सेबिलिटी क्या है, उस टैक्सेबिलिटी के दोस्तों यहां पर 3 कैलकुलेशन है, मतलब 3 पॉइंट है, वही वाले 3 नहीं, सॉरी इसमें 4 होते हैं। अदर एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, तो इट इज वंस अगेन टैक्सेबल इज इक्वल्स टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्टेड। अब एग्जेम्पशन क्या है, अब एग्जेम्पशन क्या है, एग्जेम्पशन इज लोअर ऑफ, अगेन लोअर है क्या, क्या दोस्तों, ए बी सी डी 4 चीजें कैलकुलेट करोगे। एक तो खुद एक्चुअल रिसीव्ड, एक्चुअल रिसीव्ड, एक इसमें आ जाता है 3 लाख रुपए, ये स्टैट्यूटरी लिमिट है, जैसे आपका 20 लाख रुपए थी ग्रेचुटी में। यहां पर आता है लास्ट 10 मंथ्स सैलरी, पिछले 10 महीनों की सैलरी, पिछले 10 महीने की सैलरी। तो बिल्कुल सिंपल। डी पॉइंट जो है वो थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग है। वो क्या है, वो क्या है, यहां पर कुछ आएगा, मैं बताता हूं अभी। इनटू ईयर्स, जितने साल उसने काम करा होगा, ईयर्स यहां पे आ जाएंगे। इसके बाद यहां पे लिखेंगे सी, सी मतलब ये वाला पिछले 10 महीने की जो सैलरी आएगी, पिछले 10 महीने की सैलरी, डिवाइडेड बाय, इसको वापस से जब सी को 10 से डिवाइड करोगे तो मंथली सैलरी आ जाएगी, एक महीने की सैलरी आ गई, एवरेज सैलरी आ गई। यहां पूरे 10 महीने की सैलरी ली थी, उस 10 महीने की सैलरी को 10 से डिवाइड करोगे तो मंथली सैलरी आ गई, फिर उसको एक बारी 30 से भी डिवाइड कर देना तो पर डे सैलरी आ गई। क्लियर। अब यहां पर इतने को हम इतने से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इतने से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों ये जो है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये होता है लीव अर्न। इतनी छुट्टियां उसने कमाई हैं, मतलब इतनी छुट्टियां वो ऑफिस जो है क्या नाम है आकर उसने काम करा छुट्टी वाले दिन। लीव अर्न कैसे निकलेंगी, लीव प्रोवाइडेड माइनस लीव टेकन, राइट, दैट्स इट। बड़ा सिंपल सा तरीका। लीव प्रोवाइडेड में बस इतना याद रखना, जब आप इसको यहां पे पुट करोगे, अप टू मैक्स ऑफ 30 डिवाइडेड बाय पर ईयर, मतलब एक साल में मैक्सिमम 30 दिन की छुट्टी अप्लाई है। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि 20 साल कह रहा, सॉरी 20 दिन की छुट्टी मिलती है एक साल में, तो यहां 20 आएगा। 25 है तो 25 आएगा। वो कहे 35 छुट्टियां देता हूं मैं एक साल में, एम्प्लॉयर कह रहा है, तो यहां 30 आएगा। क्लियर। यहां पे एक्चुअल उसकी लीव टेकन आ जाएंगी और यहां पे ईयर्स बाकी कंप्यूटेशन तो आप करेंगे ही। तो वही चीज आपकी यहां पर आपको बता रखी है। हाँ जी, ये आप देखो तो अमाउंट लीव सैलरी का 3 लाख आ गया, 10 इंटू एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 महीने की सैलरी पिछली, और लीव सैलरी क्रेडिटेड इनटू एवरेज सैलरी ऑफ पर मंथ। इसको बेटर तरीके से बताने का जो पैटर्न है मैंने आपको वहां पे लिखा है, आप उसको फॉलो करिएगा, वो बेटर रहेगा। क्लियर, डन। और ये कंप्यूटेशन है, ये किस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसमें दोस्तों एक चीज और है, एक पॉइंट इसमें और आप फॉलो कर सकते हो लीव सैलरी निकालते टाइम। मैंने जैसे ईयर्स को मल्टीप्लाई करा है ना यहाँ पे,
इसे ईयर्स को मल्टीप्लाई करा है। आप ईयर्स को मैंने यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई करा है? मैंने यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेशन करी है। तो आप क्वेश्चन में चाहे तो डायरेक्टली भी कर सकते हो कि लीव प्रोवाइडेड इनटू ईयर्स, पूरी छुट्टियां एक साथ लिख दी, और माइनस लीव टेकन, वो डायरेक्टली भी करा जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो आपको डेटा दिया गया है वो किस तरीके का होगा। ओके दोस्तों, अदरवाइज फॉर्मेट आप ये भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ओके डन। डी केस का मैंने यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। ये मिसलेनियस टॉपिक रिट्रेचमेंट कंपनसेशन वाले और वीआरएस वाले दोस्तों आप कवर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है कवर करिएगा। इसमें जो हमने सारे के सारे कंसेप्ट हैं वो कवर करें। इसमें जो भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह की पॉसिबिलिटी होती है वो लाइव सेशन वगैरह जैसे ही पॉसिबल होगा वो हमें कंडक्ट करेंगे। बट दैट इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ सैलरी। इसके बाद हम हाउस प्रॉपर्टी की तरफ दोस्तों मूव करने वाले हैं।